Hello everyone. Here we have the most detailed lecture on the book list and the sources which are related to UPSC Civil Service Examination. And here we are targeting the year 2025 and the year 2026. तो 2025 और 2026 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड एंड क्रूशियल वीडियो फॉर यू। ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, नाउ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आई एम लुकिंग एट 3 स्टेजेस, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3। नाउ आपको ये पता होगा कि ये जो 3 स्टेजेस है ये क्या है। दीज आर द स्टेजेस ऑफ prelims, this is the stage of mains examination and the personality test. Now these are the stages of the civil service examination. Now ये बेसिक बातें तो आपको पता होगी, ये सभी इजीली बता देते हैं कि ये 3 स्टेजेस होंगे। नाउ हमारी जो प्रिपरेशन रहने वाली है 2025 को एज अ टारगेट लेते हुए, 2026 सिविल सर्विस एग्जाम को एज अ टारगेट लेते हुए आप सभी एस्पिरेंट्स के वो स्टेजेस भी 3 ही हैं जिनको हम करने वाले। तो हमारे सिविल सर्विस एग्जाम की जो हम प्रिपरेशन करेंगे, जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे उसकी 3 स्टेजेस होने वाली हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि वो 3 स्टेजेस हैं क्या। सबसे पहली स्टेज है ओरिएंटेशन की स्टेज। दिस इज द स्टेज ऑफ ओरिएंटेशन। ना ओरिएंटेशन की स्टेज में क्या होता है, 2025 और 26 का जो एग्जाम होने वाला है वो आपके लिए ना एक युद्ध की तरह है। आप इस बात को मानते हो, आपको उतना ही संघर्ष करना होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, आपको उतने ही बलिदान देने पड़ेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीजों। लेकिन इस सारे काम को करने के लिए सबसे पहले आपको उस युद्ध को समझना होगा जिसमें आप एंट्री लेने वाले। नाउ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है ओरिएंटेशन, जिसको हम नाम देंगे रणनीति। तो रणनीति 2025 का बेसिकली ये मीनिंग है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में वी विल हैव 5 to 10 वीडियोस, we will have 5 to 10 videos and these will be part of रणनीति 2025 and 2026। ठीक है, इन 5 से 10 वीडियोस में है क्या, इन 5 से 10 वीडियोस में वो हर बात है जो आपको सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो हैं उनको इस पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं वो सब बातें आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में मिलेंगी। इन 10 वीडियोस में आपको हर चीज मिलेगी, बुक लिस्ट, बुक सोर्सेज, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, व्हाट शुड बी आवर प्लान्स टू टैकल दिस पर्टिकुलर एग्जाम, और ये सारा का सारा इस पर्टिकुलर स्टेज में है, इस सीरीज में। सेकंड स्टेज इज द आरंभ स्टेज। ठीक है, आरंभ स्टेज में आप क्या करेंगे, यू विल बिगिन योर प्रिपरेशन। तो आरंभ 2025 दैट बेसिकली मींस इसके अंदर सभी लेक्चर्स प्रेजेंट होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द लास्ट वन, ए से लेके जेड तक जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको देखने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर बुक के रिगार्डिंग हो, वो सब आपको इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे इसी लोकेशन पर। फाइन, ये तो हो गया हमारी सेकंड के रिगार्डिंग। नाउ कम्स द थर्ड वन। थर्ड वन क्या है भाई इस पर्टिकुलर के अंदर, अब थर्ड वन इसके अंदर है अभ्यास। ठीक है, अभ्यास 2025। आई नो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जितने भी टीचर्स इंस्टीट्यूट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपने कभी भी उनको देखा होगा, कुछ नेम्स ना सिमिलर हो सकते हैं, बट ट्राई टू, ये नेम्स इतने अच्छे हैं दैट वी हैव टू यूज देम। ठीक है, तो आपके सिविल सर्विस की प्रिपरेशन जो आप हमारे साथ कर रहे हैं उस प्रिपरेशन में स्टेज नंबर 1 है ओरिएंटेशन, स्टेज नंबर 2 है आरंभ और स्टेज नंबर 3 है अभ्यास, जहां पर हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन दैट आई गेट रिगार्डिंग दीज 3 स्टेजेस कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला। ये तीनों स्टेजेस क्या करेंगी, पैरेलली रन करेंगी। दीज 3 स्टेजेस विल बी रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। सपोज आपने ओरिएंटेशन यानी रणनीति की एक वीडियो देख ली, हमारे चैनल पे बाकी वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी आरंभ के रिगार्डिंग, एंड अभ्यास भी साथ साथ आपका चलता रहेगा। तो ये तीनों आपके 1, 2 एंड 3 स्टेजेस
आपकी पैरेलली रन करेंगे। सो बता सकते हो ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है जिसके अंदर हमने बुक लिस्ट और सोर्सेज के रिगार्डिंग हमने जिसमें बात की है वो हमारी किस में होने वाली है? इट इज पार्ट ऑफ द ओरिएंटेशन सेशन रणनीति। नाउ सम ऑफ द टीचर्स, सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स वो सिर्फ कुछ ही घंटों का ओरिएंटेशन सेशन लेते हैं, बट क्या ओरिएंटेशन इतने बड़े आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपके माइंड में आपका जो प्लान है, आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आपका प्लान बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए that how you have to crack this particular exam, how you have to clear this particular exam, to be very precise। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो होने वाली है बुक लिस्ट एंड द सोर्सेज। चलो इसको बड़े डिटेल में समझते हैं कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, कौन से सोर्सेज को हमें रेफर करना है, तो उनके रिगार्डिंग हम देखते हैं इस वीडियो को। This video is being presented by the Chetna IAS Academy, which is of course providing you these videos at no cost. So do watch these videos in great detail. And please, this is a request. You don't have to sit in front of these videos. Just watch नहीं करना है, अपनी छोटी सी डायरी निकालो। जब भी हम ओरिएंटेशन सेशन की बात करते हैं तो अपनी एक पर्टिकुलर डायरी रखो जिसमें आपका सारा का सारा जो प्लान है आपने उसमें लिख रखा हो। ठीक है, अब आपके सामने क्या है? Here it is written the endless knot। क्या मीनिंग होता है इसका? सबसे पहले इस ओरिएंटेशन में सेशन में इस वर्ड को समझते हैं। एंडलेस, एज यू नो, दिस मीन्स समथिंग विच इज इनफाइनाइट। ठीक है, एंड नॉट, गांठ होता है, धागे में हम गांठ लगा देते हैं किसी भी चीज में। ठीक है, वो एक प्रकार की नॉट होती है। तो एंडलेस नॉट, यूपीएससी का जो सिलेबस और उसकी सिविल सर्विस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो एक एंडलेस नोट की तरह है। नाउ यू विल हैव नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, लेकिन इस बात से घबराना नहीं है। ठीक है, इस चीज को सोल्व करना है, यही तो गुत्थी है, यही तो पहेली है जो हमें सोल्व करनी है। देयर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेस, देयर आर नंबर ऑफ एडवाइजर्स, देयर इज नंबर ऑफ प्रैक्टिस दैट नीड्स टू बी डन। एक तरफ आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, यू हैव PYQs इन फ्रंट ऑफ यू। उसके अलावा आपकी इस प्रिपरेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है रिलेटिव्स का, और मैं इसी सेगमेंट में एक और लिख देता हूं, दैट इज नेबर्स। ये वाला सेगमेंट ना, इस पे स्टार लगा देते हैं। ये वाला सेगमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। अब वो डिसाइडिंग फैक्टर कैसे बनेगा, हाउ आई एम सेइंग दिस, या तो ये आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल खराब कर देंगे, आपके मूड को खराब कर देंगे, आपके स्टडी सेशन को नहीं चलने देंगे, बार बार आपसे पूछते रहेंगे, दे विल हैव सम कमेंट्स। आपके लिए कमेंट्स इनके पास हमेशा प्रेजेंट होंगे। ये आपने अपनी स्कूलिंग लाइफ में भी देखा होगा या जब कॉलेज में गए होंगे जब भी देखा होगा। लेकिन अगर आपने इस सेगमेंट को डील आउट करना अगर समझ लिया, ठीक है, तो इनको हराने में भी उतना ही मजा आएगा। इनको ये बताने में मजा आएगा कि देख क्या रैंक आई है उस लिस्ट में, देख वो खुद आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। नाउ ऑल दिस फैक्टर्स, ये आपस में, these are all everything, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। अब सब्जेक्ट भी इसके अलावा हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आते हैं? देयर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड these सब्जेक्ट्स आर नॉट आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स। याद रखना, ये सब्जेक्ट्स आइसोलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। एवरी वन और द अदर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद द एवरी अदर सब्जेक्ट। तो ठीक है, अब तुम देख रहे हो ये धीरे धीरे ना ये ऐसे बनता चला जाएगा जैसे जैसे। अच्छा, डाउट्स भी आएंगे। डाउट्स कैसे? क्वेश्चन वाले नहीं, वो वाले तो हम बहुत अच्छे से सोल्व कर लेंगे। जितनी भी वीडियोस होंगी या जितने भी रिवीजन लेक्चर्स होंगे उनमें 1-to-1 इंटरेक्शन भी करेंगे, ग्रुप में भी करेंगे। वो वाले डाउट्स तो आपको बिल्कुल नहीं रहेंगे। डाउट्स रहेंगे, एम आई कैपेबल, कैन आई डू दिस, हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, ऐसे वाले जो आपके माइंड सेट से जो डाउट्स प्ले करते हैं वो डाउट्स भी आपके पास होने वाले हैं, और आपके मन में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दीज थिंग्स ऑल्सो विल प्ले अ पार्ट इन योर प्रिपरेशन। ये वाली बात आ गई आपके समझ में। अब धीरे धीरे ये क्या बन गया हमारे सामने? ये एक वेब बन गया। ठीक है, और यहां पर बीच में लग गई कुछ नोट्स। तो दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द एंडलेस नोट। इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सिलेबस की कोई स्टार्टिंग नहीं है, सिलेबस का कोई एंड नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज एन एंडलेस नोट। ये एक चक्रव्यूह की तरह है, और इस चक्रव्यूह को भेदना
आना चाहिए, इस चक्रव्यूह को भेदना आना चाहिए, इससे घबराना नहीं है। यूज योर माइंड, यूज योर स्ट्रेटजी। अपनी ओरिएंटेशन को उतना ही तुम सीरियस लो जितना आप अपने सब्जेक्ट के लेक्चर्स को लेगे, जितना आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को जितना जो है आप सीरियस लोगे, उतना ही ज्यादा आपको ओरिएंटेशन को समझने की जरूरत है। स्किप करने का कोई पर्टिकुलर इसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू इंटरेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्पीड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप उसको समझ पा रहे हो उन पर्टिकुलर चीजों को। तो इस एंडलेस नोट को ना हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमें इसको पिक करना है। अब सवाल तो आ गया हमारे सामने कि हमारे सामने एक एंडलेस नोट है, तो अब उस एंडलेस नोट को हम सोल्व कैसे करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वी आर गोइंग टू सोल्व दिस पर्टिकुलर एंडलेस नोट बाय यूपीएससी सिविल सर्विस सिलेबस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के जरिए जो यूपीएससी हर साल ये नोटिफिकेशन निकालता है, उस नोटिफिकेशन में यू आर गिवन दी सिलेबस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और यही वो पहला पॉइंट है जिसको हम पकड़ के अपनी पूरी की पूरी पहेली को, पूरी की पूरी पजल को हम सोल्व करने वाले हैं। दिस सिलेबस यू विल बी गेटिंग इन दी पीडीएफ फॉर्म। पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ये हमेशा आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ड्यूरिंग योर ओरिएंटेशन सेशन, this is one task that you have to write this in your particular diary. What is this task that you have to do? The task is quite simple. Read the syllabus. भाई, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात बिल्कुल नहीं है कि एक दिन मैंने उठा के सिलेबस पढ़ा और बस छोड़ के मैं आगे निकल गया। एक दिन की बात बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू रीड इट फॉर मोर देन 1 मंथ। एक मंथ से ज्यादा। जैसे ही आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, उसके एक महीने तक तो रोज आपको 5 मिनट्स यू हैव टू गिव टू दिस पर्टिकुलर टास्क, which is to read the syllabus. I'm being very very detailed as much as possible. कुछ नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वीडियोस यहाँ से देख ली, ये चीज यहाँ से देख ली, फिर कुछ बच गया उसके लिए कहीं और भाग रहे हो, फिर कुछ और बच गया फिर उसके लिए कहीं और भाग रहे हो। Why we have so much tech, during this century we have so much tech, we have so much information which is available with us. But why is not everything, I'm talking about everything which is required for a UPSC aspirant to crack this exam at just one single place? एस्पिरेंट को क्यों तकलीफ करनी पड़े? हाँ, जहां पर आपको काम करना है वो करना पड़ेगा, जहां पर आपको चीजें रीड करनी है, आई विल बी स्पेसिफिकली टेलिंग यू। और जब भी मैं इन वर्ड्स के बारे में बात करूंगा, अंडरस्टैंड मी एज समवन हु इज टेलिंग यू। जब भी मैं इन वर्ड्स का यूज करूंगा, समटाइम्स आई एम यूजिंग द वर्ड रीड, समटाइम्स आई एम यूजिंग द वर्ड लर्न, और कभी कभी मैं तुमको ये भी बोलूंगा कि लर्न करने के साथ उसका रट्टा भी लगाओ। रट्टा लगाना कोई, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाला ये वाली बात और इसको टॉस कर दिया बाहर की तरफ। रट्टा लगाना इज नो, व्हाट इज रट्टा? रट्टा इज रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, रिवीजन x टाइम्स। रिवाइज करो, समझ में आ गया। देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं है भाई, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिलेबस को पढ़ोगे you'll अंडरस्टैंड कि ठीक है, इजी है। इट्स द वास्टनेस, इट इज द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस, इट इज द प्रिसाइजनेस ऑफ द सिलेबस जो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो डिफिकल्ट है। सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है, उसके बारे में पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है। छोटी छोटी वही एनसीईआरटीज हैं जो आप लोग अपने स्कूल टाइम पीरियड में पढ़कर आए हो। डिफिकल्ट हो सकती है क्या? वो डिफिकल्ट नहीं थी, ठीक है बस। और अब तो हमारे पास और ज्यादा मेच्योरिटी आ गई, और ज्यादा ईयर्स आ गए, वी हैव सो मच अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन डू इट। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। इस सिलेबस को भी हम ओरिएंटेशन सेशन में, हमारी सीरीज में इसको डिकोड करना भी हमारी एक वन ऑफ द वीडियोज है। लेकिन आज के लिए तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द बुक लिस्ट एंड द सोर्सेज। यहां से हम इस चीज की शुरुआत करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, अब इसको पढ़ लिया हमने, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। इस सिलेबस के अंदर यू हैव बीन गिवन मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ठीक है। वो सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? लेट अस सी दैट। ऑन द फर्स्ट वन वी हैव हिस्ट्री।
हिस्ट्री के अंदर वी विल बी हैविंग एंशियंट, medieval, the modern history and the world history. These are the four parts of history: ancient history, medieval history, modern history and the world history. We will be covering all these parts of history. तो ये हमारे लिए एक ही बन गया. इसको अलग अलग करके अपने सिलेबस को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करिए कि हम तो इतने सारे सब्जेक्ट कर रहे हैं. एक ही है सब्जेक्ट. वो टाइमलाइन की वजह से और लोकेशन की वजह से हमने उसको डिवाइड कर रखा है सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड. फाइन. सेकेंड वन इज वी हैव ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ठीक है. आई रिमूव दिस वन. you'll get the PDF of these as well. इनके बारे में ऐसे टू डू लिस्ट भी मिलेगी जिसको टिक कर पाओगे. प्रिंट कर लेना, उसको कर लेना. आई टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन स्किप कर दोगे ना किसी भी पार्ट को तो वो गारंटी में नहीं आएगा. बाकी जो चल रहा है स्क्रीन पे वो सब गारंटी में. ज्योग्राफी की पर्टिकुलर बात करते हैं. एक हमारे पास है फिजिकल ज्योग्राफी. दो ज्योग्राफी की नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, इसकी फील्ड्स होती है ज्योग्राफी की. हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई वो बता दो. नंबर वन क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी. सेकंड वन क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी. सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहाँ गया? भाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है. एनवायरमेंटल इकोलॉजी भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का पार्ट है. लेकिन वो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो इकोनॉमिक कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहे हैं. कौन एक्टिविटीज कर रहे हैं? ह्यूमंस कर रहे हैं. किसने उसको डिवाइड कर रखा है? किसके लिए वो काम किया जा रहा है? वो सारे ह्यूमंस के लिए करा जा रहा है. तो वी विल कीप द इकोनॉमिक ज्योग्राफी पार्ट इन द ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट. फिजिकल में पहाड़ कैसे होते हैं, नदियां कैसी होती हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कहां कहां पर, एवरीथिंग दैट इज इन द नेचर. नेचर में जितनी भी चीजें हम उनको डिफाइन करेंगे, हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे. दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन फिजिकल ज्योग्राफी. इन दोनों को मिक्स कर दो, वी गेट आवर ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट वन इज वी हैव सोसाइटी. वी हैव सोसाइटी. सोसाइटी में क्या है? किसके लिए काम करने जा रहे हो? यू आर गोइंग टू बी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हो भाई. और वो ब्यूरोक्रेसी किसके लिए काम करती है? वो ब्यूरोक्रेसी काम करती है सोसाइटी के लिए. कौन सी सोसाइटी? इन पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन सोसाइटी. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन सोसाइटी. अगर फॉन्ट छोटा बड़ा है, वट एवर आई एम राइटिंग, अगर ज्यादा छोटा बड़ा दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे तो डू लेट मी नो. ठीक है. तो इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में समझेंगे. बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ. अच्छा, इंडियन सोसाइटी के समाज कैसा है भाई? हमारा समाज कैसा है? समाज भाई हमारा फैमिली स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं अपनी कैसे काम चल रहा है, कौन बड़ा है, कौन सी जगह पर कैसी सोसाइटी है, उनकी उनकी वैल्यूज, उन जगहों की वैल्यूज कैसी हैं. तो सबकी अलग अलग होती है. ट्राइबल पीपल की अलग होती हैं, अर्बन पीपल की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी की, रूरल पीपल की अलग होती है. इंडियन सोसाइटी को समझेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत ही ज्यादा स्किप किया जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो ये है. सोशियोलॉजी जिनको ऑप्शनल है, सिर्फ उनको सोसाइटी नहीं पढ़ना, हमें भी पढ़ना है. क्योंकि जिनके लिए हम काम करने जा रहे हैं, जिनके लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बारे में समझना जरूरी है. सिंपल थिंग इज दिस. गेटिंग माय पॉइंट. इस सोसाइटी के अंदर वी विल बी ऑल्सो लुकिंग एट अदर थिंग्स एज वेल. और क्या क्या हमारे पास है? आर्ट एंड कल्चर. भाई जो भी हमको हमारी हेरिटेज मिली है, जो भी हमको हमारे पूर्वजों से, जो पहले सिविलाइजेशंस थी, जो अलग अलग किंगडम्स थी, उनसे हमें धरोहर मिली है, हेरिटेज मिली है. ठीक है. उस हेरिटेज में हमने बहुत सारी आर्ट देखी है. वी हैव सीन पेंटिंग्स, वी हैव सीन डांसेस, वी हैव सीन म्यूजिक. म्यूजिक कितना ज्यादा डेवलप हुआ है. अलग 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 आर्ट है हमारे पास. आर्ट में हम आर्किटेक्चर के बारे में भी हम बात कर सकते हैं. अलग अलग टाइप के टेम्पल्स हैं. साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स हैं, अलग अलग टेम्पल्स के स्ट्रक्चर हैं. तो वो हम पर्टिकुलर बात कर सकते हैं. कल्चर कैसा था? हाउ दीज पीपल यूज टू लिव
कैसा उनका सिस्टम था। तो आर्ट एंड कल्चर बिकम्स दी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डर भी लगता है, क्यों? वास्टनेस से डर लगता है, प्रिसाइजनेस से डर लगता है कि इतने बड़े ढेर में से सुई को ढूंढेंगे कैसे। अरे भाई, फिर गुरु का काम क्या हो गया? ठीक है, टीचर का, ट्यूटर का, मेंटोर का फिर काम क्या है? यही तो काम है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबका मोस्ट ऑफ द का फेवरेट टॉपिक रह जाता है पॉलिटी, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा इंडिया में इन पर्टिकुलर, वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज का भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उनको इंडिया के स्ट्रक्चर से उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे चल रहा है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में क्या क्या है, कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम किस में देखने वाले हैं? पॉलिटी में। इजी इसलिए लगता है बिकॉज देर इज अ डिफाइंड बुक जिसके में से ये हम काम करते हैं, लेकिन ये काम तो बाकियों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज पे टिके हुए नहीं रहना है, तुम्हें एज अ पॉलिटी सब्जेक्ट को समझना है। तो गवर्नेंस इज सिमिलर टू पॉलिटी, ये आप इसका एक प्रकार से आप इसको सबसेट भी मान सकते हो कि गवर्नेंस जो है वो पॉलिटी का एक छोटा सा पार्ट है। हाउ पीपल आर बीइंग गवर्नड, ठीक है, हाउ पीपल आर बीइंग गवर्नड, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, गवर्नमेंट के अलग अलग क्या है इनिशिएटिव्स। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या क्या अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, गवर्नमेंट क्या अलग से स्कीम्स लेकर आ रही है, क्या इन स्कीम्स में प्रॉब्लम्स है, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या है। समझ रहे हो, समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, इंटरेक्ट करते रहो, इंटरेक्ट करते रहो वीडियो के साथ। ठीक है, तो इन चीजों को समझना इज गवर्नेंस, हाउ पीपल आर बीइंग गवर्न। दूसरी कंट्रीज में कैसे गवर्नेंस चल रही है, कंपेयर करो ना इंडिया के साथ, इंडिया के साथ कंपेयर करो, हाउ जर्मन लॉज आर वर्किंग, यूरोपियन यूनियन कैसे काम करने लग रहा है, बाकी चीजें कैसे काम करने लग रही है, उनको समझेंगे तो वी विल गेट द गवर्नेंस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? ओके, सोशल इशू। इसको मैं यहां भी बताना चाहता था बट इट इज कंप्लीटली थोड़ा सा इसका ना सबसेट ही मान सकते हो, सोशल इश्यूज। आज की हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है, हमारी जो न्यू सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर क्या कुछ इश्यूज लगते हैं आपको? कुछ इश्यूज लगते हैं, देर आर सम इश्यूज विद इट। ठीक है, फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, सोसाइटी एज अ लार्ज में। अब एक सेकंड के लिए सोचो, करप्शन, ठीक है, इट इज वन ऑफ द इश्यूज इन द इंडियन सोसाइटी। करप्शन गवर्नेंस में कैसा है वो पार्ट यहां पर आ जाएगा कि इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये बात होना कि नहीं नहीं यार, ये पैसा तो देना ही पड़ेगा, ये 500,000 रुपए तो इसको देने ही पड़ेंगे, वो सोच का प्रेजेंट होना ना, वो हमारी क्या है, कंट्री का एक सोशल इश्यूज है। ठीक है, हाउ गर्ल्स आर बीइंग ट्रीटेड, हाउ women are being treated in our society, one of the social issues. What are we doing regarding the tribal population? इन जो ये बचे हुए जो लोग हैं हमारी कंट्री में, जो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, किसमें आएगा? सोशल इश्यूज में। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम कर रहे हैं अपनी रणनीति को डिसाइड। इन चीजों को समझते रहो, ठीक है, इन चीजों को समझते रहो और अपने माइंड में चीजों को क्लियर करते रहो कि अच्छा ये बात बताई गई है, ये बात बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्लोबलाइज्ड वर्ड है, ठीक है, कैसा वर्ड है? वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है। एवरी वन ऑफ द कंट्री इज बीइंग कनेक्टेड विद द अदर कंट्रीज। ठीक है, कनेक्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे तो उनके बीच में कुछ रिलेशंस होंगे। दो कंट्रीज के बीच में आपस में रिलेशंस है, कंट्री ए एंड कंट्री बी के बीच में रिलेशंस है, तो हम बोलेंगे बाइलेटरल रिलेशंस। बाइलेटरल, बाय मतलब टू, उन दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे हैं? वी विल स्टडी इंडिया एंड नेपाल, वी विल स्टडी इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड मालदीव्स, we'll study India and Bangladesh. These are countries around us. Then comes India and USA, India and Russia, India and China. ये सब किस में आएगा? इंटरनेशनल रिलेशंस में। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज इसके 190 प्लस इसकी कंट्रीज इसके मेंबर है, ये कैसे फंक्शन करती है, सब किसका पार्ट है? इंटरनेशनल रिलेशंस का। नेक्स्ट हमारा एक कोर सब्जेक्ट आता है। अब ये वर्ड याद कर लो, मैंने इस वर्ड को अभी जो तुम्हारे सामने बोला है, लेट अस गेट रीड ऑफ दिस। समझ तो लिया है ना?
यहां तक क्लियर? ठीक है, मैंने अभी तुम्हें बोला है कोर सब्जेक्ट, इसका मीनिंग बता देता हूं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं, यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट देम। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, प्राइमरी, इनके बिना नहीं हो सकता। इसलिए हमने इनको क्या बोला, कोर सब्जेक्ट्स, इनके बिना नहीं हो सकता। दीज आर द पिलर्स ऑफ द सब्जेक्ट पार्ट। ये क्या है, ये पेरिफेरल है, गवर्नेंस इसका पेरिफेरल बन गया, सोसाइटी, सोशल इश्यूज, ये सब हमारे हिस्ट्री का भी इसको पार्ट मान सकते हो, ज्योग्राफी का भी इसको पार्ट मान सकते हो, आर्ट एंड कल्चर अगेन इट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो है प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैं ये डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा हूं बिकॉज फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट यूपीएससी देयर कैन बी नो प्राइमरी, देयर कैन बी नो सेकेंडरी, बट फिर भी ये बताना पड़ता है कि भाई इन पर ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस जो है रखना। ठीक है, डिस्टिंक्शन मत करना, लेकिन फोकस ज्यादा रखना। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, हाउ आर कंट्रीज इकोनॉमी इज वर्किंग, वर्ल्ड की कैसे काम करने लग रही है। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, उन सबको पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स द डिजास्टर मैनेजमेंट। अर्थ है, ह्यूमंस उस पे रह रहे हैं, पहले ठीक 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 रह रहे थे, अब क्या करना शुरू कर दिया, सब बकवास करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया, देयर इज मोर डिस्ट्रक्शन, क्योंकि नेचर को तो ना भाई बैलेंस करना आता है अपनी उसमें, वो तो आप डेवलपमेंट किए जा रहे हो, डैम्स वगैरह बना दी, अर्थक्वेक, फ्लैट, लेकिन लोगों की जान जाती, दैट इज द क्रूशियल पार्ट। डिजास्टर्स होंगे, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, मैन मेड डिजास्टर्स को किसी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, दे आर पार्ट ऑफ द नेचर, नेचुरल डिजास्टर्स तो प्रिवेंट नहीं कर सकते ना, क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, हम इनको मैनेज करेंगे, हम इनको रोक नहीं सकते वे, लेकिन वी विल मैनेज, विल अंडरस्टैंड दिस, विल अंडरस्टैंड दिस। आपके आपके डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स आ जाते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक आ जाता है, पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स, पीपल आर लूजिंग देयर सो कॉल्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग, कैसे संभालोगे भाई? तो पहले समझो ना डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। वाई सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में? बिकॉज जो हम सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रीलिम्स पेपर देते हैं, ठीक है, उसी पेपर के अंदर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, वो और ये दोनों एग्जाम सेम कंडक्ट किए जाते हैं, और फॉरेस्ट है तो यू कैन अंडरस्टैंड, टेक अ क्लू कि इसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में ज्यादा बात की जाएगी। बड़ा ही सिंपल सा है, कैसे एनवायरमेंट है, क्या क्या मीटिंग्स हुई हैं, कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज साइंस एंड टेक। अरे भाई पहले नहीं होता तो समझ में आता, लेकिन अब साइंस से ज्यादा हमें बात करनी है टेक की। इन दोनों में से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, टेक की। और कौन सी टेक की, रॉकेट साइंस की? नो 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 नो, सिंपल साइंस की। सिंपल साइंस जो आपके आसपास प्रेजेंट है ना, उस साइंस को समझने की कोशिश करना। गाड़ी टोल बूथ से निकलती है, ठीक है, एकदम से वो मशीन होती है, वो दिखा देगी हाँ टोल अपने आप ओपन हो रहा है, गाड़ी अपने आप निकल रही है। ठीक है, फास्टैग की मदद से निकल रही है। वो जो फास्टैग जो आपके उस पे लगा हुआ है, वो रीड कैसे हुआ? द क्वेश्चन इज दिस, वो रीड कैसे हुआ? व्हाट इज द टेक विच इज बिहाइंड द फास्टैग? सुपरमार्केट से सामान लेने जाते हो, वो आया कटक, उसमें टिक टिक, पहले से आप उसमें बार कोड स्कैन करा, वो बार कोड कैसे स्कैन हुआ? दीज आर सम ऑफ द टेक वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हमारे आसपास की जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप होने लग रही है, उन टेक्नोलॉजी को समझना, कुछ साइंस के इधर उधर के फंडों को समझना, एंड वी आर डन विद द साइंस एंड टेक। लेकिन क्या पुरानी 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 साइंस एंड टेक को भी समझना? नहीं, जितनी ज्यादा रिसेंट होगी उतना ही उसके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो पीछे वालों के बारे में, जो साइंस एंड टेक के जो पहले टॉपिक्स हुए हैं उनके बारे में इजीली पढ़ सकते हो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितने हो गए, 1 2 3 6 12 तो यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी।
बॉर्डर एरियाज पर कैसे सिक्योरिटी होने लग रही है, अलग अलग जो एंटी सोशल एलिमेंट है, कौन, टेररिज्म है एंटी सोशल एलिमेंट, ठीक है, टेररिस्ट है, ठीक है, इनके साथ हम कैसे डील करेंगे, बॉर्डर की सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। अच्छा, मान लो स्लीपर सेल्स है, आई विल कम दिस वे, स्लीपर सेल्स है, कैसे डील करेंगे हमारी कंट्री में स्लीपर सेल्स के साथ, क्या प्रॉब्लम है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के पर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ड्रग्स की प्रॉब्लम चल रही है, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ठीक है, उन सबको समझो, रिजोल्व कैसे करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, पैसा गलत कामों से कमाया जा रहा है, उनको कहीं और पर लगाया जा रहा है, पकड़ो उनको, समझो कि मनी लॉन्ड्रिंग चल कैसे रही है। बिल्कुल माइन्यूट सा आइडिया दिया जा रहा है, बिकॉज ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। वीडियो की एक तो लेंथ देखना बंद कर दो, ठीक है, वीडियोस की लेंथ चाहे जितनी भी हो, हमें हमारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बाद आ जाता है एथिक्स, ठीक है। नाउ दिस इज द न्यू इंट्रोडक्शन, एक प्रकार से न्यू इंट्रोडक्शन है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये हमारा GS4, ठीक है, GS4 का 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, 250 मार्क्स का, उसमें एथिक्स से वो डील करता है, केस स्टडी से डील करता है, कॉन्सेप्ट से। मशीन्स नहीं बनाने हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को समझे, साइंस एंड टेक को समझे, नहीं, एथिकल किसके साथ डील करना है, एक एडमिनिस्ट्रेटर को, IAS बन गए बाबू, किसके साथ डील करोगे, यू विल बी डीलिंग विद ह्यूमंस। कंपैशन होना चाहिए, गरीब को देख के लगना चाहिए कि यार इसकी मदद करनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, उसके दुख को जब तक तुम समझोगे नहीं तो उसके लिए काम कैसे करोगे। कुछ लोग देखे हैं कि चल रहे हैं, कुछ देख लिया, कुछ हो ना, बेगर्स हैं स्ट्रीट पर, उनको देख के दुख में आ जाएंगे, यार मेरा मन नहीं, मैं इसकी कैसे हेल्प करूं, दूसरे होंगे चल हट, तो वो वाला केस। एथिक्स उसको समझाने में हमारी हेल्प करता है, एथिक्स मेक्स अस व्हाट, ह्यूमंस, इसको समझना जरूरी है। यहां तक तो हो गए क्या सब्जेक्ट्स, अब कुछ है ना अलग से भी सब्जेक्ट्स मैंने लिख रखे हैं, वो पता लगेगा। क्या हम करंट अफेयर्स को एक डिफरेंट सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं? यस, वी आर ट्रीटिंग इट एज अ कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट। इसकी खुद की बुक्स हैं, इसके खुद के नोट्स हैं, इसको डेली पढ़ना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि करंट अफेयर हुआ या नहीं, आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे करंट अफेयर्स के, तो बन गया ना एक अलग से सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है ये हर चीज में अपनी उंगली करने की कोशिश करेगा। करंट अफेयर्स विल बी पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एनी सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स विल बी पार्ट ऑफ इट। और ये सब मिलाकर एक अलग से सब्जेक्ट भी हमारा बन जाएगा। उसके अलावा 2 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के, ईच 500 मार्क्स इन टोटल। ये ऑप्शनल्स, इनको हम किसी और वीडियो में डील करेंगे। देर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उसमें से आपको चूज करना है, उसमें से आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्रिपेयर करना है। ये कहानी ही डिफरेंट है, ठीक है, उसको बाद में डील करते हैं। अगला आ जाओ एसए, द पेपर नंबर 1 ऑफ मेंस, ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स, 250 मार्क्स, 125 मार्क्स ईच के 2 एसेज लिखने पड़ेंगे, 1000 to 1200 वर्ड्स के। इसके लिए आपकी आर्टिकुलेशन की पावर, आप किसी चीज पे कितना लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, हाउ सिंपल योर आइडियाज आर, हाउ प्रिसाइज योर आइडियाज आर, ऐसे में दिखाना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट्स को मिला के जो भी नॉलेज आप गेन करोगे, वो सारी की सारी नॉलेज कहां पर यूटिलाइज होने वाली है, इट विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द एसे पेपर, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड, जो फर्स्ट स्टेज है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, दैट इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसमें 2 पेपर हैं, जीएस के बारे में हम अभी तक बात करते आए हैं, जनरल स्टडीज के। दूसरा है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपका वैसा एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी है भी आपके अंदर या नहीं है, वो किसका पार्ट है, एप्टीट्यूड का पार्ट है। इसके अंदर हम पूरे सी सेट को डील करेंगे। 2 ही पार्ट्स हैं सी सेट में, चाहे कोई कितने भी उसमें ज्यादा बताने की कोशिश करे, 2 ही पार्ट है। एक पार्ट आपका लैंग्वेज का पार्ट है, दैट इज इंग्लिश। लैंग्वेज के बिना अपने आइडियाज को बताओगे कैसे सामने वाले को, नंबर 1 पार्ट। सेकंड,
इज रिलेटेड विद अर्थमेटिक, या सिंपल भाषा में हम इसको मैथ्स बोल सकते हैं। बेसिक रीजनिंग भी इसके अंदर आ सकती है, थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशंस आ जाएगी, कुछ फॉर्मूले, कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे, बट इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इंग्लिश इज डन वाया कॉम्प्रीहेंशन, कि आप लैंग्वेज, आपके पास फाइल आ गई, भरे पड़े उसमें 40 पेज, हाँ 1.5 घंटा है, क्या करोगे? किसी और से पढ़वाओगे? नहीं, यू हैव टू रीड इट लाइक दिस। अच्छा, इसका ये मतलब है, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डेवलप योर कॉम्प्रीहेंशन। अब यहां पर ना एक एक्स्ट्रा में बात और सुन लो, कॉम्प्रीहेंशन। किसी हमने बुक को पिक करा, आई विल एक्सप्लेन यू दैट कंप्लीट बुक विद ऑल द नोट्स विद एवरीथिंग। आपका काम क्या है? सिर्फ याद करना? ये गलती मत करना। आपका काम उसको याद करना नहीं है, आपका काम उसको रीड भी करना है। तो जब मैं किसी बुक को आपको ये बोल रहा हूँ, इसको ना क्लास 4th 5th मत लेना कि स्कूल में होमवर्क मिलता था इंग्लिश रीड चैप्टर 4, अरे तो रीड का है, ये तो पता ही नहीं लग पाएगा किसी को कि हमने होमवर्क किया भी नहीं। भाई ऐसा मत कर, ठीक है? रीड जहां पर बोला गया है वहां पर बैठो और रीड करो। क्यों रीड करना है? क्यों रीड करना है? क्योंकि हमको अब हमारी कॉम्प्रीहेंशन, यानी जो लिखा हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग को हमें इंप्रूव करना है। डिटेल में चल रही है ना बातें, ठीक है? जहां ये लगे कि सर आपने डिटेल में नहीं बताया, कुछ गोल करके ऐसे करके निकल के सांप की तरह, वहां बता देना। आई विल बी वेरी सॉरी इन फ्रंट ऑफ यू। पहली बात है ऐसा मोमेंट नहीं आने दूंगा। आई विल बी वेरी सॉरी एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है? दैट शुड बी द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी। दैट इज हाउ वी हैव टू डू दिस पर्टिकुलर एग्जाम। होगा यार, ऐसे कैसे ना, बड़ा ही सिंपल ऐसे करना, ठीक है? लेकिन कंसिस्टेंसी और मेहनत लगेगी, उसके लिए रेडी रहना बस, ठीक है? एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश सीख लेंगे, मैथ सीख लेंगे, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। ये सारे हमारे हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है? पिछले पेज में हमने वी सो 12 मेजर सब्जेक्ट्स, इसके अंदर वी हैव 6 मोर, तो वी हैव समवेयर अराउंड 18 काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डील विद। 18-20 थिंग्स है जिनके साथ हमको डील करना है, ठीक है? एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी ऐसे ही डील करता है। हो, अभी वाटर डिपार्टमेंट की उनकी मीटिंग है, अभी रोड कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग मीटिंग है, अभी पॉलिटिकल उनसे मिलना है, जो MLAs हैं, MPs हैं, किसी से मिलना है, ठीक है? अब इसकी मीटिंग, अब कैबिनेट में रिपोर्ट पहुंचानी है, 1000 का। वैसा ही सेम ही तो काम कर रखा आपके साथ, आपको पहले से ही वो ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसके अंदर वो कैलिबर है कि इतनी सारी चीजों को ये संभाल पाएगा। आप है ना रोड निरीक्षण की फाइल देख रहे थे और इतने में पता लगा अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई, फाइल रख के आप भाग रहे हो। सेम ही है, एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2 घंटे हो गए, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भाग रहे हो, है ना? सिमिलैरिटी मिल जाएगी चीजों के अंदर, सिमिलैरिटी मिल जाएगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इन, हमारे उसका जो सेंट्रल पॉइंट है हमारी वीडियो का, उस तक हम अभी पहुंचे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्किप करके आगे आ जाऊंगा, वो सुनना जरूरी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। सोर्सेज की अलग अलग कैटेगरीज होती है। व्हाट आर दोज कैटेगरीज? नंबर 1 इज द NCERT बुक्स। आई डू गेट नंबर ऑफ DMs, मैसेजेस आते हैं, शुरू कहाँ से करना, शुरू कहाँ से करना? कर लेंगे, शुरू भी कर लेंगे। पहले ये समझो यहां से शुरू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं किसी ने बोल दिया NCERT से शुरू कर दो और उठाई कोई भी NCERT और उसको पढ़ना शुरू। सब्जेक्ट्स का भी एक सीक्वेंस बनना चाहिए। पहले ज्योग्राफी को समझो, तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में आएगी कि यहीं से ही सारे अटैक क्यों होने लग रहे हैं हिस्ट्री में, यहां से लोग क्यों आ रहे हैं, हाँ? ऐसे चाइना से जैसे डायरेक्ट स्ट्रेट क्यों नहीं आ रहे, हिमालयज हैं वही बीच में। पहले ज्योग्राफी को समझो, थोड़ी सी हिस्ट्री पे आओ, फिर थोड़ा सा आज का पॉलिटिकल सिस्टम समझो, फिर पहले का समझो, फिर बाद का समझो। सीक्वेंस में इन बुक्स को पढ़ना है। तो NCERT बुक्स जिनको हमने अपने स्कूल में शायद स्किप कर दिया था, वो आपके सामने। Ladies and gentlemen, second thing is this particular the card, जोकर कार्ड, ठीक है? जितनी भी NCERT बुक्स हैं उनको करना है, लेकिन अगर आपको याद हो ड्यूरिंग द कोविड टाइम सर्टेन बुक्स वर रेशनलाइज्ड, और उसमें से रेशनलाइज्ड के नाम पे दे डिलीटेड सम ऑफ द चैप्टर्स। डू यू एग्री? वो डिलीटेड चैप्टर्स को हमें करना है, चाहे वो उस क्लास वाले बच्चे को ना करना हो क्योंकि उसके लिए प्रेशर ज्यादा हो रहा था, लेकिन हमें रेशनलाइज जो कम हुआ जो पार्ट है उसको करना है। कुछ ऐसी NCERTs है ना, अपडेट होती रहती है, जैसे हमारी फोन्स में ऐप अपडेट होती है।
लेकिन कुछ ऐसी एनसीईआरटीज हैं जो पुरानी वाली जो एनसीईआरटीज है ना वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पुरानी वाली एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या करें, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की दो एक ऐसी एनसीईआरटीज हैं जो काफी पहले वाली अच्छी थी, बाद वाली इतनी मतलब उसको हाईली सिंप्लीफाइड कर दिया, बिकॉज ये सोच के कि बच्चों पे हमको क्यों प्रेशर डालना है, सर्टेन थॉट्स, ठीक है। तो लेकिन सिविल सर्वेंट के भी तो कोई नहीं सोचता कि भाई इनके सर पे प्रेशर डाले या नहीं डाले, उन्हें इनके पे डालो, ये सहन कर लेंगे, ये सुपरमैन है हमारे, ठीक है। तो हमको ये कुछ ओल्ड एनसीईआरटीज भी पढ़ना है और ये दोनों मिला के हमारी एनसीईआरटी का पूरा कलेक्शन है जो हमको, याद करो, एक सीक्वेंस में करना है, एक सीक्वेंस में करना है। तो ये बात है, क्या एनसीईआरटीज करने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं। जब हम सिलेबस को समझ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझ लेंगे और एनसीईआरटीज को पढ़ लेंगे, इन एनसीईआरटीज में से कुछ वर्ड्स होंगे, उससे रिलेटेड कोई वर्ड होगा, गेम को समझ लो। एंडलेस नोट क्यों बोला था? एनसीईआरटीज पढ़ ली, उसके अंदर जो भी वर्ड होगा इस पे क्वेश्चन आ सकता है, यस सर आ सकता है, ठीक है। उस वर्ड से रिलेटेड कोई वर्ड हो सकता है, क्या क्वेश्चन इस पे आ सकता है? यस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन आया, उससे रिलेटेड कोई वर्ड है या कोई भी कॉन्सेप्ट है, जब वर्ड बोल रहा हूं तो इट मींस कॉन्सेप्ट, तो उस पे क्या आ सकता है? यस, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सिलेबस में कोई वर्ड दे रखा है, उससे रिलेटेड कोई वर्ड है, क्या उस पे क्वेश्चन आ सकता है? यस। 1 2 3 4 इनकी एक लिस्ट बनाई और ये पता लगा टॉपिक्स लिस्ट, इनको करना जरूरी है। इनसे मैं ये कहूंगा कि इनसे भी ज्यादा करना इनको जरूरी है, बिकॉज अभी यूपीएससी का फोकस यहाँ पर है। चलो हम उसको नहीं देखते कि अभी के लिए उनका फोकस कहाँ पे, हम अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रखेंगे सो दैट एक भी ऐसा पॉइंट ना बचे जो मैंने और आपने डिस्कस ना किया हो। इतनी कॉम्प्रिहेंशन के इतनी कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ हमको ये काम करना, ठीक है। और फिर वो तो बोलते ही हैं, जैसे हवन पूजा करवाते हैं, हे भगवान को गलती हुई तो माफ करना। भाई पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे, एक एक चीज जो होनी है वो सब एक ही जगह पर मिलेंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो जाए जो कि नहीं होगी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, फिर भी माफ कर देना, ठीक है। रेफरेंस बुक्स, सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, ये बेसिक बुक्स हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द बेसिक बुक्स। अब बेसिक बुक्स पढ़ने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स की रेफरेंस बुक, मोटी मोटी बुक्स मिलेंगी, एनसीईआरटी पतली बुक, रेफरेंस बुक्स मोटी, ताकि हम उस सब्जेक्ट को और ज्यादा डिटेल में पढ़ सके। सिर्फ इसका कंपटीशन होता ना तो कंपटीशन और भी ज्यादा फियर्स हो जाता, सब क्या करते, सब इनको रट के बैठ जाते, ठीक है। नाउ दीज आर इंट्रोड्यूस्ड। किसी भी सब्जेक्ट को और भी ज्यादा जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस होती है हमारी रेफरेंस बुक्स। इन सबको देखेंगे, इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। कैटेगरीज लेकिन समझ में आ गई। एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी टॉपिक की लिस्ट जो आपको प्रोवाइड की जाएगी एक टू डू लिस्ट की फॉर्म में कि हाँ भाई ये कर लिया, ये कर लिया, मैच करते चलना, और नहीं करवाए ना तो बताना कि भाई आपने नहीं करवाया है, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी क्या करता है, गवर्नमेंट इंडिया की जो जेन्युइन वेबसाइट्स है, जो गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट्स है, वहां से रिपोर्ट्स, वहां से उनके डॉक्यूमेंट्स, ये सब हमारा उसका क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। मान लो कोई भी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साल के एंड में अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है। हमको क्या करना है, इस एनुअल रिपोर्ट को एक समराइज्ड फॉर्म में समझना है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, इंडियन गवर्नमेंट को सोचना सोच सोच के चीजें बताता है, बेटर चीजें बताता है। उसने एक डॉक्यूमेंट निकालिया, इंडिया @75, तो इंडिया @75 को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी हमारी एक कैटेगरी बन जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी पीवाईक्यूज एंड मॉक्स, ये तो आपकी ना, दिस इज द की, डोंट वरी, सारी चीज करेंगे। चाबी भी हमारे पास है, ताला आएगा तुरंत लगाएंगे, खोल देंगे, कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट की इतनी ज्यादा, आरंभ के बाद क्या था, आरंभ के बाद था अभ्यास, ठीक है, और उस अभ्यास में देखेंगे मॉक्स को, ठीक है। विल बी डूइंग एवरीथिंग।
उसके अलावा कुछ ट्यूटर्स यानी हमारे नोट्स बच जाते हैं दैट यू कैन इजीली गो थ्रू, हाईली सिंप्लीफाइड मिलेंगे, दे विल बी हाईली सिंप्लीफाइड फॉर यू, ठीक है। सेकेंड थिंग, दे विल बी हाईली कॉम्प्रीहेंसिव फॉर यू, बड़े डिटेल में कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड फॉर्म में आपको चीजें मिलेंगी। तो क्या करोगे, इनको पढ़ना है, इनको समझना है, इनको अंडरस्टैंड करना है, इनको लर्न करना है, इनकी रिवीजन करनी है, इनके मॉक टेस्ट को करना है। लास्ट वन इज द करंट अफेयर्स, ये भी हमारी क्या बन जाती है, एक कैटेगरी, सब्जेक्ट भी है और कैटेगरी वाले पार्ट, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। अरे जो इंसान आसपास की चीजों को नहीं समझता, आसपास की नई गतिविधियों को, नए इवेंट्स को नहीं समझ सकता, उस कैसे आगे को सोल्व करेगा। करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एनसीईआरटीज वाली कैटेगरी पे आ जाते हैं, सारी कैटेगरीज को फटाफट डील करते हैं वन बाय वन। नाम बता देता हूं, लेना चाहो ले लो, ना लेना चाहो तो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, टैब खरीद रखो, उसमें पीडीएफ को डाउनलोड करो, हाईलाइटेड नॉट हाईलाइटेड बिल्कुल ओरिजिनल, दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जब अवेलेबल होनी होंगी वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो पेशेंस, परसिवरेंस तो है ही, परसिवरेंस इज दैट वी आर वर्किंग हार्ड, पेशेंस रखो, चीजें होंगी। ज्योग्राफी को डील करने के लिए हाउ मेनी एनसीईआरटीज हमारे पास इन टोटल, वी हैव टू गो थ्रू 30 to 35 एनसीईआरटीज वी हैव टू। नंबर देख के नहीं घबराना है, इतनी पतली पतली है ये, छठी क्लास की एनसीईआरटी 1-1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी, इतने काबिल बन जाओगे, इतने परफेक्ट बन जाओगे, ये 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये तीनों मिला के ना 2 घंटे का खेल है सारा का सारा। तो यू डोंट है तो इतनी करनी है, किसी को बताने मत लग जाना 35 एनसीईआरटीज करनी है, ठीक है। अपने मन में रखो, अपने मन में रखो, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को बाहर बताते मत फिरो कि मेरे को ये करना है, मेरे को उसमें कोई बड़ाई मिलेगी ही नहीं। अगर 1 सेकंड मिल भी गई, अच्छा ये तो इस चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, उससे बड़ी बड़ाई एक और मिलेगी जिस दिन लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी द अर्थ आवर हैबिटेट, 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आर एनवायरमेंट, 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, 9th क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 एंड 10th क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। 6th 7th 8th 9th 10th ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज, इनको करना जरूरी है, दे विल बिकम आवर बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी, ये 5 एनसीईआरटीज। उसके बाद एक स्टेप आगे, अ लेवल अप, यानी थोड़ा सा एडवांस की तरफ अगर हम आए, इसको हमने कर दिया थोड़ा सा एडवांस, एक लेवल अप कर दिया। नाउ 6th 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटीज होगी। उसके बाद 11th में 2 एनसीईआरटीज आती हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, देख रहे हो फिजिकल, तो फिजिकल वाले सब्जेक्ट ही है, ज्योग्राफी के 2 सब्जेक्ट्स बताए थे, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो फिजिकल वाली है। 11th में फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोनों 11th की एनसीईआरटीज हैं एंड दे विल बी डीलिंग बेसिकली विद फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंडिया के बारे में है, वर्ल्ड के बारे में है, तो दोनों एनसीईआरटीज है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ये क्लास 11th में है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th में, तो 11th में 2 एनसीईआरटीज है। उसके बाद आ जाते हैं हम 12th में, दीज बेसिकली डील विद ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये दोनों एनसीईआरटीज हैं, दीज एनसीईआरटीज आर फ्रॉम क्लास 12th। 2024 में मेजॉरिटी ऑफ जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे वो इन एनसीईआरटी से आए थे, ठीक है, एंड दीज आर पार्ट ऑफ द एडवांस पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो 6th 7th 8th 9th 10th हमारा फंडामेंटल बनता है, बेसिक बनता है, फटाफट उनको खत्म करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे 11th वाली पे, उसके बाद आ जाएंगे 12th वाले पे, ठीक है। एंड ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज होगी सारी की सारी खत्म, ठीक है। लिस्ट बनाना चाहो बिल्कुल अपनी डायरी में नोट करना चाहिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू दैट यू आर नोटिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। नहीं बना रहे तो पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। फाइन, हिस्ट्री पर आ जाते हैं। हिस्ट्री पर क्या क्या है, आवर पास्ट 1, सभी लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पास्ट होता है, तो इन्होंने ना पास्ट को पास्ट कर दिया। आवर पास्ट 1 क्लास 6th, आवर पास्ट 2nd क्लास 7th, आवर पास्ट 3rd क्लास 8th,
ये 3 एनसीईआरटीज एक साथ पढ़नी, लगातार पढ़नी। देयर इज अ सीक्वेंस, बताइए सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के साथ ही हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो ये हिस्ट्री की 3 एनसीईआरटीज हो गई। उसके बाद कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटीज है, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटीज है वो है क्लास 9th में एंड क्लास 10th में। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। ये दोनों जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं, दे विल बी डीलिंग विद वर्ल्ड हिस्ट्री। सर ये 6, 7, 8 की किसके साथ डील कर रहे हैं भाई? 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटीज हैं वो एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया के रिगार्डिंग। एंशियंट एंड मेडिवल होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री के 4 पार्ट से एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। 10 तक की एनसीईआरटीज होगी। 11th की एनसीईआरटी जो बेसिकली है वो भी किसके साथ डील करती है? इट इज डीलिंग विद वर्ल्ड हिस्ट्री। इट्स नेम इज थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, so that is class 11th NCERT that we, so regarding world history we have three NCERTs, class 9th, class 10th and class 11th। okay fine, तो ये हमारा पर्टिकुलर पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज 12th में 3 NCERTs। हाउ मेनी? 3 NCERTs आर देयर इन हिस्ट्री। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 and part 3। these are basically dealing with modern Indian history, बेसिकली डीलिंग में। ठीक है, ये हिस्ट्री की बुक्स थोड़ी सी ऐसे मिक्स एंड मैच भी हैं कुछ कुछ जगहों पर, बट वी विल सिंप्लीफाई ईच एंड एवरीथिंग। और जब रीड करने को बोला जाए तो डू गो थ्रू देम, उससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स। आपको कॉम्प्रीहेंड करना आ जाएगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आ जाएगा, आपकी रीडिंग की जो स्पीड है तो वो करनी आ जाएगी। उसके बाद सी सेट में ना रोगे। ठीक है, सो रिमेंबर दैट। तो ये हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटीज होगी। अच्छा, हिस्ट्री की होगी। देन वी हैव इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, दीज आर वेरी वेरी सिंपल एनसीईआरटीज। क्लास 10th में जो हमारी एनसीईआरटीज है दैट इज अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बड़ी सिंपल सी एनसीईआरटी है, फटाफट हो जाती है। उसके बाद आ जाती है क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी भी है और इसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट्स भी दे रखे हैं रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आती है क्लास 12th की 2 एनसीईआरटीज। ना यहाँ थोड़ा सा आपको ना मेजर फोकस रखना है। मेजर फोकस तो मेजर फोकस क्या रखना है? एक तो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंट्रोडक्टरी मैक्रो। माइक्रो डील्स विद वेरी माइन्यूट एंड डिटेल्ड थिंग्स। मैक्रो मोटे मोटे रूप में, आउटर वे में इकोनॉमिक्स के साथ डील करता है। यूपीएससी का जो फोकस होता है दैट इज हियर, बट वी हैव टू डू दिस एनसीईआरटी। अगर यूपीएससी का फोकस नहीं है, यस वी हैव टू डू दिस एनसीईआरटी। सीएपीएफ एग्जाम, असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है उसके लिए तो ये एनसीईआरटी इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में कभी हो जाए उनका ऐसे हो जाए कि भाई इससे पूछ लेते हैं, उस दिन क्या करोगे? उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना। हमें अपनी रणनीति में हर उस चीज को समझना है, हर उस चीज को अपने प्लान में इंक्लूड करना है विच कुड बी यूज्ड बाय यूपीएससी रिगार्डिंग अस। हमारे पेपर में इसको यूज कर सकता है। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज इतनी ही है, लेकिन इसको टॉपिक्स के थ्रू ज्यादा डील किया जाता है। टॉपिक्स के थ्रू देखना, बाकी सब्जेक्ट्स को बुक्स के अंदर ज्यादा डील करा जाएगा, इकोनॉमिक्स को टॉपिक वाली जो लिस्ट की मैंने बात की थी उसमें बहुत ज्यादा इसको डील किया जाएगा। रेफरेंस बुक्स में तो है ही। उसके बाद आ जाती है तो ऑल टाइम फेवरेट जो सब्जेक्ट मेरा नहीं है बट बहुत लोगों का रहता है, पॉलिटी। इसके एनसीईआरटीज ठीक है कर सकते हैं। क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी एंड क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एट वर्क। इन सब में दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द अदर वन। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कौन सी आपने इंपॉर्टेंट बताई थी, कौन सी नहीं बताई थी। तो ये करनी जरूरी है। 9th की 10th की ये फटाफट हो जाती हैं। 11th की के 2 पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बच गई क्या? उसके अलावा वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग चीजें बच गई, वो आती हैं क्लास 12th में। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड सेकंड वन इज
पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो 1947 के बाद हाउ पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया, तो उसके रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी में दे रखा है। दोनों एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एनसीईआरटीज होगी पॉलिटी की। उसके बाद आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर। अब इसमें हमने बात करा था डांसेस, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, बुक्स किसने क्या क्या लिख रखी हैं, अलग अलग वॉल पेंटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कल्चर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में एनसीईआरटीज कौन कौन सी हैं। क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। उसके अलावा 11th की एनसीईआरटी है, ये दोनों 11th की एनसीईआरटीज है। नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, इन दोनों में आपको आर्ट एंड कल्चर की बहुत सारी बातें मिलेंगी। कब करनी है? सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करनी है। पहले हिस्ट्री को समझोगे, फिर उस हिस्टोरिकल पीरियड ने हमें आर्ट एंड कल्चर एज अ हेरिटेज में क्या दिया है, फिर उसको हमें समझना है। आर वी बीइंग वेरी क्लियर विद ईच अदर? ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है क्लास 12th की एनसीईआरटी, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2। बेसिकली इसी का ही पार्ट 2 है। उसके अलावा क्लास 12th की एक और एनसीईआरटीज है, नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, तो इसका ही पार्ट 2 आप उसको मान सकते हो। तो 11th में 2 बुक्स हैं, उन्हीं के पार्ट 2 12th क्लास में हैं। चारों बुक्स हमारे लिए वेरी 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 क्रूशियल है, ठीक है। इनमें जो भी वर्ड्स आएंगे, इनमें जो भी टॉपिक्स आएंगे, उन पे डिटेल्ड नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स को याद करेंगे, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू याद करेंगे, क्विज के थ्रू उसको याद करेंगे। डोंट वरी, वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग टुगेदर। उसके अलावा भी कुछ बच जाता है क्या? यस, उसके अलावा भी बच जाता है। 12th में एक हेरिटेज क्राफ्ट की एक बुक है, क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, एक क्लास 11th की बुक है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। तो हेरिटेज क्राफ्ट से रिलेटेड, हेरिटेज क्राफ्ट एक सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्लास 11th में एंड क्लास 12th में बुक्स हैं। तो ये दोनों भी हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बनता है, ठीक है। तो वी हैव सम बुक्स इन 11th, वी हैव सम बुक्स इन 12th, ठीक है। तो बड़ा ही सिंप्लीफाइड सा वर्जन है आर्ट एंड कल्चर का। उसके बाद आ जाते हैं सोसाइटी। अगर आपको याद होगा, वी टॉक्ड अबाउट, ये हमारा एक सब्जेक्ट था इंडियन सोसाइटी। इसके अलावा एक और दूसरा सब्जेक्ट था विच वॉज समहाउ रिलेटेड टू इट, वो था सोशल इश्यूज। ये ज्यादातर करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, बट इंडियन सोसाइटी दैट वी कैन पर्टिकुलरली डू। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, क्लास 11th में होता है। कुछ बच्चे सोशियोलॉजी लेते हैं, कुछ बच्चे ऑप्शनल में भी सोशियोलॉजी को लेते हैं, ठीक है। तो उनकी एनसीईआरटीज को ही पढ़ के हमें इंडियन सोसाइटी का एक बेस मिल जाएगा। इसके अंदर ट्यूटर्स नोट्स, जो ट्यूटर्स के नोट्स हैं वो, प्लस जो टॉपिक्स की लिस्ट है, वो ज्यादा काम आने वाली है। जस्ट लाइक द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी, उससे रिगार्डिंग एनसीईआरटी में ज्यादा खास नहीं है, बट उसमें ज्यादा है। बट रीड नहीं करे क्या? फिर खास नहीं है तो रीड फिर भी करनी है। क्लास 11th में इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, क्लास 11th में अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, क्लास 12th में इंडियन सोसाइटी, क्लास 12th में सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये चारों हमारी एनसीईआरटीज है। रिवाइंड करके फिर से इन एनसीईआरटीज के नाम देख लो, इफ द पिक्चर्स आर नॉट दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक। नाउ सर, ये तो पूरी 6 to 10th की बुक्स लगा दी आपने। हाँ, सारी नहीं करनी है, इसमें से एक दो टॉपिक्स निकाल लिए, इसमें से एक दो टॉपिक्स निकाल लिए। सिर्फ यही वाला जो पार्ट है जिसकी मैं आपको एनसीईआरटी की फुल रीडिंग करने को कहता हूं कि मत करना। लिख लो, स्टार लगा के, वहां हैशटैग लगा के ना उस बात को लिख लो कि साइंस एंड टेक की, साइंस की जो एनसीईआरटीज हैं उनकी फुल रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, दैट इज एनडीए, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। अगर इन 3 एग्जाम्स के लिए, दीज 3 एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी, बोथ आर ग्रेजुएशन बेस्ड, दिस इज 12th बेस्ड। डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम्स हैं, इनके लिए आपको ये 5 करनी पड़ेगी, फॉर श्योर करनी पड़ेगी, कोई डाउट नहीं। एनडीए में तो इनका नेक्स्ट वर्जन भी आता है, एडवांस पार्ट भी आता है,
बट सीडीएस और सीपीएफ में इनमें से आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे। क्या यूपीएससी सिविल सर्विस सीएससी यूपीएससी सीएससी में जरूरत है? नहीं, आपको रीड नहीं करनी। जिस टॉपिक को बोलो इसको रीड कर लेना, इसके नोट्स को याद कर लो, इसको समझ लो, उनको कर लेना। वेरी सेलेक्टिव स्टडी, बिकॉज टेक्नोलॉजी की कोई एनसीईआरटी नहीं होती। ये आता है हमारे वर्ल्ड में जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं, जितनी भी टेक अवेलेबल है और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, वहां से निकलकर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आएगा। तो पूरे के पूरे हम बेस किस पे करेंगे? अपनी टेक की स्टडीज को हम बेस करेंगे करंट अफेयर्स पे, अपने नोट्स के ऊपर। ठीक है, न्यूज़पेपर में अगर कुछ आता है तो। सो दीज आर द एनसीईआरटीज। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगेन पर्टिकुलरली बहुत सारी एनसीईआरटीज नहीं है। वी विल बी डीलिंग विद रेफरेंस बुक्स। इसमें हम रेफरेंस बुक्स में ज्यादा डील करेंगे, हम इसमें नोट्स में ज्यादा डील करेंगे। ठीक है, और भी ज्यादा करंट अफेयर्स में बहुत ही ज्यादा डील करेंगे भाई साहब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। फिर भी एक आईसीएससी की क्लास 10th की एक बुक है एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके साथ हम डील करेंगे। एंड बायोलॉजी क्लास, सर नीट का थोड़ा एग्जाम कर रहे हैं अब बायोलॉजी को लेकर आगे, गलती होगी सर आपसे, कोई गलती नहीं हुई है। इस पूरी बुक के अंदर एक यूनिट है, एक यूनिट है इकोलॉजी के नाम से, सिर्फ एक यूनिट है, उसमें 4-5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, वो चैप्टर्स हमें करने हैं, दैट्स इट। पूरी बुक नहीं करनी, उस पूरी बुक में से एक यूनिट करनी, उसकी अलग से पीडीएफ मिलेगी। बुक को बाय मत करना, इस बुक को बाय मत करना, प्रिंट हो सकती है इजीली। ठीक है, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एनसीईआरटी। ऐसे फुल फॉर्म क्या होती है? बड़ी देर से एनसीईआरटी एनसीईआरटी कर रहे हो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी? ठीक है, कमेंट सेक्शन अगर नीचे तो वहां लिख दो, नहीं तो अपने दिमाग में याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज ओ बाबा एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। सो बेसिकली वी आर डन विद द न्यू एनसीईआरटीज। ठीक है, जो न्यू एनसीईआरटीज है उनके साथ हम डन कर दे। फिर हमने बात करी थी देयर आर सम ओल्ड एनसीईआरटीज। क्लास 11th की एनसीईआरटी है विच इज एंशिएंट इंडिया। क्लास 11th की एक और एनसीईआरटी है मिडिवल इंडिया। ठीक है, आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्रा की ये एनसीईआरटीज हैं विच यू कैन बाय इजीली, फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह पे अवेलेबल होती हैं, यू कैन इजीली बाय देम। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, दीज आर द ओल्ड एनसीईआरटीज। ठीक है, जितना हो सकता है, जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव, जितना भी डिटेल्ड काम हो सकता है, दैट इज बीइंग डन फॉर यू। अब हम तुम्हारे लिए इतना डिटेल काम कर रहे हैं तो तुम लगाओ थोड़ी सी मेहनत वेहनत करो इस पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज वी आर डीलिंग विद टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मान लो पीवाईक्यूज में कोई भी वर्ड या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी हमारी एनसीईआरटी में कोई भी वर्ड या फिर कॉन्सेप्ट आया है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा, इससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा, ठीक है, अदर टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स जो बुक्स में कवर्ड नहीं हुए हैं लेकिन सिलेबस को समझते हुए, उसके पैरामीटर्स को समझते हुए वो टॉपिक्स हमारे आ जाएंगे। तो ये बड़ी ही ना बहुत ही ज्यादा मेहनत से ये जो है ये लिस्ट बनी है, काफी बड़ी है बट इजी है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। तो इन सभी टॉपिक्स से क्या बन के आई है, वी हैव गॉट दिस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ये हमें करनी है। ठीक है, टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में इतनी चीज है, लिस्ट मिल जाएगी जिस दिन हम इस चीज को शुरू करेंगे, प्रिंट करवा के उस पर टिक करते रहना। सामने छोटे छोटे 5 बॉक्सेस और मिलेंगे, उसमें भी टिक करते रहना, वो रिवीजन के बॉक्सेस है, बात करेंगे उसके बारे में। अब आ जाते हैं रेफरेंस बुक्स के बारे में। को ज्यादातर कोर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ना रेफरेंस बुक्स होती हैं, कौन सी पढ़े कौन सी ना पढ़े कभी और डिस्कस करें, इस पर्टिकुलर बात को आज नहीं करते। आज सिर्फ ये समझते हैं यस देयर आर सम रेफरेंस बुक्स, सिर्फ यही करनी जरूरी है, कोई और भी नहीं, कोई और भी कर सकते हो। टॉपिक्स पे कितनी अच्छी तुम्हारी पकड़ है, कितनी अच्छी तुम्हारी उस पर ग्रिप है, कितनी अच्छी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेके, वो मैटर करता है, ना कि कौन सी बुक है। दिस इज द स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया।
तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रेफरेंस बुक है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, सोनाली बंसल एंड स्नेहल त्रिपाठी, इनकी मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की ये एक मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। मैंने सबके दो दो एग्जाम्पल्स लगा रखे हैं, ये सिर्फ इसलिए लगा रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, अच्छा ऐसे आप रेफरेंस बुक की बात कर रहे थे। तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग रेफरेंस बुक्स होगी, पॉलिटी के रिगार्डिंग एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की, उसके अलावा डी बासु, दुर्गा दास बासु, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। These are few of the reference books which are related to polity. These are reference books related to modern Indian history. Modern Indian history काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स 2024 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से तो क्वेश्चंस इतने ज्यादा कम हो गए, सब इस पे इसको बेस करते हैं। तो 2025 के लिए ना पढ़े उसको, 26 के लिए ना पढ़े, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद इकोनॉमी की अगर हम बात करें, द बुक बाय संजीव वर्मा द इंडियन इकोनॉमी, उसके अलावा रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, इन दोनों बुक्स में से आप कोई भी पिक कर सकते। अभी मम्मी पैसा दे दो, बुक्स लेने जाना है, भागना नहीं है। रेफरेंस बुक्स को खरीदने के लिए जब तक मत भागना जब तक उस रेफरेंस बुक्स का, कैसे हम करेंगे, कैसे हम करेंगे, अगर हम किसी भी बुक को करने की शुरुआत करते हैं, वी आर स्टार्टिंग विद एनी बुक, तो एक सेकंड का हल्का सा डी टूर ले रहा हूँ ताकि खरीदने ना भाग सकूं कि मम्मी जल्दी पैसा दे दो, बिक की सारी बुक। किसी भी बुक को जब हम करेंगे तो उससे पहले उस बुक की एक वीडियो आएगी, ठीक है, एक लेक्चर लेंगे उस बुक के बारे में, कैसी है वो बुक, उस बुक का दूसरी बुक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, पेपर्स में किसमें से ज्यादा हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इरप्ट होते हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस निकलते हैं, उन सभी चीजों का कंपेयर करेंगे। और उस दिन तुम इतने काबिल हो जाओगे, इतनी तुम्हें नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी उन बुक्स के रिगार्डिंग कि तुम एक अच्छी सी बुक को चूज कर पाओगे, उस दिन तुम डिसीजन ले पाओगे। आज अगर डिसाइड करने चलेगे तो दोनों बुक बाय करके ले आओगे, विच इज अ वेस्ट ऑफ मनी, डोंट डू दैट। टेबल है उस पे बुक्स का ढेर होगा, उससे तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलना, ठीक है। अगर बुक्स भरने का शौक है, कबाड़ी के पास जाओ, उसको बोलो सारी पुरानी बुक्स दे दे, अपनी टेबल पे से बना लो और आप बन गए कलेक्टर, ठीक है, लेकिन बुक्स के कलेक्टर। ओके, यहाँ पर पॉलिटी वर्ड आ गया, दिस शुड बी ज्योग्राफी। तो वी हैव जीसी लियोंग, ठीक है, जीसी लियोंग की सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है। एंड वी हैव बाय मैग्रो हिल्स की हमारे पास है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो रेफरेंस बुक्स भाई इतनी है मार्केट में, until unless we don't compare each and everything, we don't come to one। वीडियोस हम इसके बारे में बनाएंगे, वीडियोस हम इसके बारे में बनाएंगे, ठीक है। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव जाने वाले हैं। आप कब डिसाइड कर पाओगे, आपको चूज करना है। बुक की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, बुक का फॉन्ट इंपॉर्टेंट होता है, बुक में कितनी डिटेल में कोई बात दी गई है, कितनी सिंपल उसका समझाने का तरीका है, कैसे उसने इंडेक्स को बनाया, दिस ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिफोर यू बाय अ बुक। सो डू नॉट रन टू बाय द बुक। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। याद हो एनसीईआरटी बहुत कम थी, दो लिख रखी थी, आईसीएससी क्लास 10th की और बायोलॉजी की एक यूनिट के बारे में बात करा था। उसके अलावा मैग्रो हिल्स की एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यहाँ पर प्रेजेंट है। शंकर की एनवायरमेंट की बुक है, मोस्टली स्टूडेंट्स रेफर करते हैं। और उसके अलावा एक वेबसाइट है, दिस इज द वेबसाइट। व्हाट इज द वेबसाइट? इट इज डाउन टू अर्थ। इसके जितने भी आर्टिकल्स है ना, उनको स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या दे रखा है आर्टिकल, क्या कह रहा है, उसमें कोई वर्ड है जो हमारे प्रीलिम्स में या मेंस में आ सकता है, पूछा जा सकता है, इसको स्टडी करेंगे। वेबसाइट के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनकी वीकली मंथली एक मैगजीन बन जाती है, ठीक है। तो या तो इनको वेबसाइट से स्टडी कर लो, जो कि हम करेंगे, या फिर हम उसको इस मैगजीन से कर लेंगे। तो पॉइंट इज डाउन टू अर्थ पे आने वाला जो भी टॉपिक होगा, वी विल बी स्टडिंग देम, बिकॉज वो हमारे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट बनेगा। इन दोनों में से वी विल चूज वन और वी विल मेक अ मिक्स ऑफ देम। कुल मिला के फाइनली क्या होने वाला है, आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बिल्कुल ऐसे सरस तरीके से पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस चीज पे आ जाते हैं, ये क्या महायंत्र है इस तरह, मैपिंग वाला जो पार्ट है। अब मैपिंग क्या है? मैपिंग इज
वर्ल्ड के मैप में कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है? ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, रिवर्स निकल रही हैं, सीज, ये सारी चीजें, कौन सा प्लेट्यू किधर है, कौन सा डेजर्ट किधर है, ये सब हमारा कवर होगा मैपिंग पार्ट में। पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ज्योग्राफी का नहीं पता होगा तो हिस्ट्री कैसे पता करोगे, वहां की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कैसे पता करोगे? ठीक है, किसी कंट्री की मैरीटाइम बाउंड्री, सपोज इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, ठीक है, तो दिस इज इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री, ये पूरी इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री है। here we have this and fine, ऐसे located है। these are the islands of Lakshadweep and these are the islands of अंडमान निकोबार। मैरीटाइम बाउंड्री है। ज्योग्राफी को समझेंगे तो इकोनॉमी समझ में आएगी कि हमें पोर्ट्स क्यों डेवलप करने हैं, व्हाई वी आर हैविंग नंबर ऑफ पोर्ट्स विद अस, व्हाई वी आर हैविंग नंबर ऑफ पोर्ट्स विद अस। मैरीटाइम बाउंड्री से पता चलेगा। मैरीटाइम बाउंड्री का कैसे पता चलेगा? जो ओशन की बाउंड्री है, ज्योग्राफी से पता चलेगा। मैपिंग को समझना पड़ेगा। रशिया के आसपास की कंट्रीज कौन सी है, यूएस से बॉर्डर्स पे इतना सेफ क्यों है, ठीक है, इंडिया के साइड में पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, इंडिया वोलेटाइल एरिया में फंसा, वो ऊपर चाइना है, इधर बांग्लादेश म्यांमार है, ठीक है, तो मैपिंग को करना जरूरी है। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर द एटलस। I personally don't think so that atlas is that important. I'll give you the reason why. The mapping part you have to zoom everything. गूगल पे दे रखा है ना, गूगल मैप्स पे दे रखा है, सैटेलाइट मैप भी दे रखा है, नॉर्मल मैप्स भी दे रखे हैं। तो जाओ और वहां से मैप देखो, लाइव मैप्स देखो। बैठे हो खाली, इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट यू शुड डू इज स्क्रॉल ऑन द गूगल मैप, सी द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, डू दैट। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द वर्ल्ड एटलस, प्रेफर गूगल मैप्स। गो टू गूगल, कोई भी मैप देखना है, सपोज यू हैव टू लुक एट द कोल माइंस ऑफ इंडिया, कोल माइंस ऑफ इंडिया, तो इसका पर्टिकुलर मैप डाउनलोड कर लो, उसको देख लो। प्लस इन सभी मैप्स को बिल्कुल अच्छे रेजोल्यूशन में डाउनलोड करके वी हैव मेड पर्टिकुलर बुकलेट रिगार्डिंग इट, वो बाय नहीं करनी, तुम्हें बाय नहीं करनी है, उसकी पीडीएफ देखनी है ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। बिन बात पे पैसा बर्बाद नहीं करना है। उससे भी अच्छी बात क्या हो सकती है, सर मैपिंग हमको खुद से करनी पड़ेगी। नहीं बाबा, मैपिंग आपको खुद से नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए ये क्या टाइम दिखा रखा है, इट इज शोइंग 6 PM, ठीक है, 6 PM एवरी डे वी विल बी अपलोडिंग। पूरे वर्ल्ड के मैप में से वी विल पिक, कोई ओशन पिक कर लिया, कोई कंट्रीज पिक कर ली, कोई बे पिक कर ली, कोई डेजर्ट्स पिक कर लिए, कोई विंड्स पिक कर ली, कोई प्लेट्यूज पिक कर लिए, माउंटेन रेंजेस पिक कर ली, रिवर्स पिक कर ली। ऐसे करके कोई भी एक टॉपिक पिक करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे डेली, ठीक है, एक एक टॉपिक को खत्म करते चलेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब इस 15 to 20 मिनट्स के सेशन में अगर हम डेली करते हैं तो उसके साथ हमारी कैसे पूरा का पूरा जो मैपिंग का पार्ट है दैट विल बी कंप्लीटेड। ऐसे ऊपर से नहीं, जो भी करंट इवेंट्स होते हैं, जितने भी करंट इवेंट्स होते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, उन इवेंट्स में किस प्लेस की बात की गई है, उन प्लेसेस के मैप्स वगैरह को सबको डिस्कस करेंगे, एंड दैट टू इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। रेफरेंस रिपोर्ट्स हमको देखनी है, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स की हमने बात करी थी, ये भी एक कैटेगरी है। इसके अंदर नीति आयोग की न्यू इंडिया @75, ये रिपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ARC, ARC स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, एंड दैट इज व्हाट ARC। इंडिया में आज तक 2 बार ARC बनी है, द फर्स्ट ARC एंड द सेकंड ARC। इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कब कौन सी बनी है। फर्स्ट ARC, हमारा जो कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स यानी क्या क्या बदलाव आ सकते हैं ना, ये हमारा इस रिपोर्ट में दिया। फिर इन्होंने बताया कि देखो आप ये चीजों को चेंज कर सकते हो। इन्होंने जो भी कमेटी ने डिस्कस करा उसकी एक रिपोर्ट निकल कर आई। अब वो रिपोर्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पूरी रिपोर्ट में हम इन चीजों को समझेंगे,
ठीक है, तो फर्स्ट वाली इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दैट इज मतलब वो 1960s के टाइम पे बनी थी, तो अब रेलेवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस वाज इन 2005-6 का इनका टाइम पीरियड था, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट है और इसको हम करेंगे भी। ठीक है, उसके अलावा व्हाट आर द थिंग्स, कौन है, पहचान गए होगे, हाथ में क्या है, दिस इज द बजट डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ऑफ फेब पर ईयर को आएगा, तो 2025 में आएगा, तो सिर्फ उस बजट को हम डिस्कस करेंगे। इट इज पार्ट ऑफ द रिपोर्ट्स। उससे जस्ट एक दिन पहले देयर विल बी इकोनॉमिक सर्वे। पिछले साल में हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी थी, उसमें क्या क्या हुआ, उसका सर्वे हुआ, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों इकोनॉमिक से रिलेटेड है, द बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे। एनुअल रिपोर्ट्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें से कुछ मिनिस्ट्रीज को सेलेक्ट करेंगे जो मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, और फिर उन मिनिस्ट्रीज की जो एनुअल रिपोर्ट्स है, उन रिपोर्ट्स में से हम अपने जो टॉपिक्स हैं उनको निकाल कर लेकर आएंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। देयर आर थिंग्स दैट दे आस्क इन द मेंस एग्जामिनेशन, और इसमें ज्यादा आपको फैक्ट्स मिलेंगे, आपको अलग अलग बाकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि आपका आंसर यानी एसे या जो भी है वो और भी ज्यादा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, रिपोर्ट्स में आएंगे। पर इन रिपोर्ट्स को दोबारा देख लो, दीज थिंग्स वी हैव टू फोकस अपॉन। मेजर सब्जेक्ट्स को हो गए, उनकी रेफरेंस बुक्स देख ली, उनकी एनसीईआरटीज देख ली, बट सब्जेक्ट तो ये भी थे ना, अगर याद हो तो इंटरनल सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट था, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इनकी एनसीईआरटीज नहीं होती भाई, इनकी एनसीईआरटीज नहीं है। तो क्या करेंगे, कोई भी बुक्स और टॉपिक्स उठाएंगे और इन सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रीहेंसिवली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो सिर्फ बुक्स लगा रखी हैं ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि इन जीएस सब्जेक्ट्स को सर हम एनसीईआरटीज के अलावा अलग से कवर करेंगे वाया रेफरेंस बुक्स एंड वाया टॉपिक्स। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो नोट्स की मदद से, बाकी चीजों की मदद से वी आर गोइंग टू डू दिस सब्जेक्ट्स। इसके अलावा कुछ बच जाता है, यस बच जाता है सर, एक गवर्नेंस नाम का भी एक सब्जेक्ट था सर, सोशल इश्यूज भी हमारा एक सब्जेक्ट था। इनसे हमको काफी हेल्प मिलने वाली है, इन सभी बुक्स से वगैरह से। आपको अगेन आई एम टेलिंग यू, बिफोर यू बाय अ बुक, ठीक है, उस बुक के बारे में समझना जरूरी है। डोंट जस्ट टेक द मनी एंड रश टू द बुक स्टोर टू जस्ट बाय इट, या फिर अमेजोन पे फटाफट क्लिक मत करना कि आ जाएगी। बुक्स को भरने की जरूरत नहीं है, ओवरवेल्म हो जाओगे, कर भी नहीं पाओगे। GS4, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट GS पेपर 1, GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3। GS पेपर 1 में वी हैड हिस्ट्री, ठीक है, वी हैड ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, द आर्ट एंड कल्चर। GS2 में हमारे पास पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। GS3 में इकोनॉमिक्स, disaster management, we have science and tech, environment and ecology, and internal security। 5 है GS3 में। and GS4 is made up of ethics, integrity and aptitude। इसको अलग से वीकेंड्स पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी बता देता हूं, बाद में भी किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा कि हमारे मेंस एग्जाम में जैसे सब्जेक्ट्स में बताया था ना कि कुछ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेंस एग्जाम में हमारे पेपर्स कौन कौन से हैं। वी हैव दी essay पेपर, देन GS 1, 2, 3 and 4, वी हैव ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल उसी सब्जेक्ट का 2, ऐसे करके हमारे इंग्लिश और एक 2 लैंग्वेजेस के पेपर भी होते हैं, दैट इज ओके। अभी हम इस पे फोकस करते हैं। अगर आपको लिस्ट में टॉप रैंकर्स में आना है, अभी तक ट्रेंड ये देखा गया कि इन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होते हैं, GS 1, 2, 3 के जो मार्क्स होते हैं, वो मोर और लेस सबके क्या होते हैं, सेम ही होते हैं इस रेंज में। आउट ऑफ 250 ईच की बात कर रहा हूं मैं, 250 ईच में से 95, 105 वगैरह के इनके मार्क्स होते हैं। अच्छे से लिखेंगे ना, ठीक है। अब मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, एसए GS पेपर 4 यानी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एन ऑप्शनल के एथिक्स के 250 मार्क्स, GS 4 के 250 मार्क्स,
एंड ऑप्शनल के 500, तो हो गए आपके 1000 मार्क्स। ये 750, ये 1000 मार्क्स ना आपको डिसाइड करेंगे कि आप लिस्ट में कितनी ऊपर तक जाते हो। सभी के लिए प्रिपेयर करोगे तो लिस्ट में प्रेजेंट हो जाओगे, इन तीनों के लिए ज्यादा प्रिपेयर करोगे, नॉर्मल से ज्यादा प्रिपेयर करोगे, तो आपकी जो रैंक है वो टॉप स्टूडेंट्स में काउंट होगी, टॉप रैंकर्स में आप आ जाएंगे। किस पे फोकस करना है? एसए पे, GS4 पे, क्योंकि इसके मार्क्स भाई फ्लक्चुएट होते हैं। एक बच्चे के अगर 85 आ रहे हैं तो 165 वाला भी कोई इंसान है, 140 वाला भी इंसान है, गैप देख रहे हो? गैप मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ऑप्शनल में भी ऐसा ही है, किसी के 250 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 320 मार्क्स आ रहे हैं, दिन रात का अंतर है भाई। यहाँ तो एक नंबर पे सब कुछ चेंज हो जाता है, ये तो देख कितने कितने नंबर है, ठीक है। तो दैट्स वाई एससी, GS4 एंड ऑप्शनल ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ये नॉर्मली भी चल जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मली नहीं चलेंगे, इनमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी विल बी डीलिंग विद GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इन अ सेपरेट क्लासेस, ठीक है, डिटेल में, उसमें कोई वो नहीं। सेम वी विल डू विद मेंस पेपर 1 ऐसे, बिकॉज ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके लिए क्या करना है, अलग अलग टॉपिक्स के हमको अलग अलग नोट्स बनाने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है, उन सभी टॉपिक्स को कनेक्ट करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ हाउ टू राइट दोज एसेज। अलग अलग फॉर्मेट के एसेज होते हैं, ठीक है। वो गाय भैंस वाला नहीं लिखना कि ये है वो है मेरा प्रिय मित्र, वो सब। अभी थोड़ा सा और डिटेल में आ जाओ। अलग अलग स्टोरी टेलिंग होता है, ठीक है, फैक्चुअल से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, बुक जैसे लिखी जाती है वैसे होता है। देर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स टू राइटिंग द एसेज, वी विल डिस्कस ऑल द फॉर्मेट्स, जो सबसे अच्छा लगे, जो सबसे ऐसा लगे कि हाँ भाई इसमें मेरा हाथ ज्यादा है, मेरा हाथ ज्यादा मतलब बेटर अच्छे से काम करता है, हम उस चीज को पिक कर लेंगे। तो सबसे पहले नोट्स बनाएंगे, चीजों को कनेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द फॉर्मेट। छोटे से शुरुआत करेंगे, 100-200 वर्ड्स के एसेज को लिखना शुरू करेंगे, एंड ग्रेजुअली हम 100-200 वर्ड से वी विल मूव अप टू 1000-1200 वर्ड्स के ऐसे पर हम पहुंचेंगे। That will be, so we will be looking at the PYQs of essays, we will be collecting the material, we will research the material, ठीक है। इन चीजों को करके भी दिखाऊंगा कि रिसर्च कैसे करनी है, हाउ टू फाइंड फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग योर एसेज, और उन सबको प्रिपेयर करके पहले से रखेंगे, ताकि जब मेंस एग्जाम आए उस टाइम पे हमारी भागादौड़ी ना हो। ये आ गई हमारी की आ गई भाई, ये क्या आ गया हमारा की आ गई। PYQs एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। मोस्टली हम इसको बिल्कुल साथ साथ करते रहेंगे अभ्यास वाले पार्ट में, उन तीनों को कभी मत भूलना, ठीक है। सबसे पहले रणनीति, सेकंड नंबर पे आरंभ, एंड थर्ड नंबर पे अभ्यास, ठीक है। अभ्यास पार्ट में हम PYQs को सोल्व करेंगे, इसकी डिफरेंट डिफरेंट तरीके, उत्कोश, ऐसा तरीका भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ना भी आता हो जब भी सोल्व कर पाओ, और अगर सोल्व नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 50%, यानी A, B, C और D में से 2 को तो एलिमिनेट कर ही पाओगे। अब तुमका 2 में लगाना है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इसको करेंगे, OMR शीट्स पे इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल एग्जाम हॉल की जो सिचुएशंस होती है उनके बारे में बताऊंगा, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे 12 नून, रात को नहीं भाई, नून, दोपहर के टाइम पे डेली एक वीडियो आएगी, डेली कुछ PYQs को डिस्कस करेंगे। उस PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। करना भी चाहिए, सभी ऑप्शंस को फाइंड आउट करो, ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, क्या पता नया क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग दिस, ये आपके सामने है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, वी हैव पेपर 2 CSET। इसमें हमने बात की थी कि वी विल बी डीलिंग विद मेजॉरिटी 2 थिंग्स, वी विल बी डीलिंग विद इंग्लिश एंड वी विल बी डीलिंग विद मैथ्स। 2 आवर्स का पेपर है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है, तो हमको इसको क्वालिफाई करना है, वी हैव टू क्वालिफाई मार्क्स और फिक्स्ड एट 33%। तो कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेजेस, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग,
डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। ठीक है, इनको आराम से हम डील कर लेंगे, बिल्कुल भी इसके रिगार्डिंग घबराने की जरूरत नहीं। ये मत सोचना लास्ट में जाके करेंगे, उस टाइम पे प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप इसको इग्नोर करना शुरू कर दोगे। और ये आजकल क्या हो गया, पहले तो क्या था, जीएस पेपर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट नाउ सी सेट इज एट दी पार, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जीएस पेपर 1 फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। तो वी विल बी डूइंग दिस। करंट अफेयर्स हमारा एक कैटेगरी भी थी, हमारा एक सब्जेक्ट भी था। नाउ 1000 सोर्सेज है करंट अफेयर्स के, कितने हैं, 1000। सारे करने हैं? नहीं करने सारे, ठीक है। मिनिमम एफर्ट्स में, मिनिमम एफर्ट्स में मैक्स रिजल्ट निकाल कर लाएंगे इस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है, लिमिट योर सोर्सेज, ओनली रूल इज, रूल क्या है, वी हैव टू लिमिट आवर सोर्सेज। यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, यहां से करंट अफेयर कर लूंगा, वो पीडीएफ लेकर आ रहा है, सुबह एडिटोरियल, एडिटोरियल की वीडियोस मत देखना, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर की ऐसे करके बहुत वीडियोस आती है, उनको मत देखना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लड़ो पेपर के साथ, इस द हिंदू न्यूज़पेपर को यहां से उठाओ, उसको रीड करना शुरू करो। फिर कहते हैं हमारा कॉम्प्रीहेंशन जो है वीक हो गया। अरे ऐसे कैसे वीक हो जाएगा, डेली अगर तुम किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे कॉम्प्रीहेंशन वीक हो जाएगा, आई डोंट गेट इट। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा और मेरा प्रॉमिस रहा। द हिंदू न्यूज़पेपर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी, गवर्नमेंट की सारी गतिविधियां, सारे इवेंट्स इस पे आ जाते हैं। तो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस, इनको अंडरस्टैंड करेंगे, इनकी वीडियोस देखेंगे। लेकिन वीडियोस का क्या मतलब है, तुम पहले उसको देखना शुरू करो, पहले रीड तो करके आओ, उसके बाद देख लो यार, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो फर्स्ट द हिंदू हमारी प्रायोरिटी रहेगी, सेकंड पीआईबी हमारी प्रायोरिटी रहेगी, उसके बाद वर्ल्ड के अंदर अलग अलग करंट अफेयर्स के अंदर इवेंट्स होते रहते हैं। अब वो इतने बड़े इवेंट्स होते हैं कि वो एक दिन में तो खत्म होने वाले नहीं, ऐसा कोई वो मीटिंग तो है नहीं जो एक दिन में हुई और वो खत्म होगी, उसके वो चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसराइल पैलेस्टीन वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर है, दीज इवेंट्स आर गोइंग ऑन, दीज आर इवेंट्स। तो उन इवेंट्स को हम वीकली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। ये किस बेसिस पे, द हिंदू एंड द पीआईबी शुड बी योर सोल करंट अफेयर्स थिंग, ठीक है भाई, इसको मत छोड़ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस। द हिंदू एंड पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर को और पीआईबी वेबसाइट को देख, अभी 3-4 बार बोल दिए, 1-2 बार और बोल दूंगा, जस्ट टू टेल यू, जस्ट बिकॉज, जस्ट टू टेल यू कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डू दीज, डोंट स्किप देम, ठीक है, डोंट स्किप देम, डोंट स्किप देम। उसके बाद हमारा जो अभ्यास वाला जो पार्ट है, उसमें हम आएंगे मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर। वी विल सी हाउ आंसर्स आर रिटन, वी विल सी डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ हाउ टू आंसर दी। उसके बाद फर्स्ट वी विल बी लुकिंग एट द फॉर्मेट्स, देन वी विल बी प्रैक्टिसिंग अबाउट देम, रिगार्डिंग उनके प्रैक्टिस करेंगे हम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनालाइज करना, एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। भाई 1 सेकंड के लिए ना इन चीजों को मिस कर देना, इस वाले पार्ट को मिस मत करना। और ये तो एक्चुअली जब ही हो सकते हैं जब तुम ये दोनों पार्ट कर रहे हो। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम किसी पेपर को लिख रहे हो। जब तक तुम अपने पेपर को, किसी भी प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, जब तक तुम उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग ऑन द फीडबैक। अगर फीडबैक लूप को तुम वर्क नहीं कर रहे हो, जो भी तुम्हारी गलतियां रॉन्ग्स है उनको वापस से ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक है, यू विल एंड अप गेनिंग द सेम मार्क्स एज द लास्ट टेस्ट। वैसे ही मार्क्स आते रहेंगे जैसे लास्ट टेस्ट में। तो सबसे ज्यादा आज के, अगर इस सेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टू एनालाइज। हर चीज को एनालाइज करा, इवन इफ यू आर रीडिंग वन सिंपल पैराग्राफ फ्रॉम द हिस्ट्री बुक, उसमें भी रुको, समझो मैंने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है मैंने, ऐसे पढ़ा है, ये वैसे पढ़ा, एनालाइज करो चीजों को।
analyze your life, analyze what you are doing right now, analyze your question papers. उनको एनालाइज करोगे तब जाके फीडबैक सर्कल की वजह से तुम्हारे मार्क्स में क्या दिखाई देगा, एक इंप्रूवमेंट दिखाई देगा. नेक्स्ट इज नेटवर्किंग आइडियाज एंड थॉट्स. सर ये तो अभी तक तो बात हुई नहीं थी इसकी, अभी एकदम से लेकर आ रहे हो, अब तो वीडियो की लेंथ बढ़ाने लग रहे हो. नहीं नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग आइडियाज एंड थॉट्स. नेटवर्क बनाना है, किसका नेटवर्क बनाना है, आइडियाज का नेटवर्क बनाना है, थॉट्स का नेटवर्क बनाना है. सर ये आइडियाज एंड थॉट्स किसके हैं, आई विल टेल यू. बुक्स हैं. किसी भी इंसान ने कोई बुक लिखी है तो उसका पूरा दिमाग उसने उसमें लगाया होगा, उसके रिगार्डिंग उसने उसमें कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, कुछ उसने फ्रेजेस का यूज किया होगा, कुछ उसने कॉन्सेप्ट्स का यूज किया होगा, कुछ चीजों को सिमिलर दिखाया होगा, अलग अलग दिखाया होगा, कुछ उसने क्या करा होगा, कुछ उसने एग्जाम्पल्स का यूज करा होगा. ठीक है, ये सारी चीजें उस इंसान के दिमाग में थी और अब उसने वो कहां लेकर आ गया, उस बुक में. तो अगर हम वो बुक्स पढ़ लेंगे, क्या हमको ये इतने जो उस इंसान ने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद उसको मिले थे, क्या वो हमको मिल जाएंगे? यस, हमको मिल जाएंगे. हम इनको लिख के रख लेंगे हमारे लिए, एक प्रकार का टेम्पलेट. ठीक है, पहले से तैयार चीजें हमारे सामने रखिए. जब चाहे इन वर्ड्स, फ्रेजेस, कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स को अपने आंसर्स में यूज कर, अपने ऐसे में इनको यूज कर लेंगे. इतने ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं ये आप लोगों के लिए. सेकंड, जितने भी टॉपर्स हैं, बहुत मेहनत करी उन्होंने, वेल, वेरी गुड. उसके बाद उन्होंने बहुत रिसर्च करी, उन्होंने अपना एग्जाम दिया एंड दे गॉट पास्ड. करना क्या है, किसी भी टॉपर की मार्कशीट देखो, उसके मार्क्स लिखे होंगे, एसए में इतने आए, जीएस 1-2 में. आपको पता लगता है कि जीएस 4 में ना किसी के एथिक्स में 148 मार्क्स आए हुए हैं. ठीक है, अब ये जिसके 148 मार्क्स आए हुए ना, गूगल पे सर्च करो, लिस्ट एक तरफ है, ये मैंने कर रखा है तो आपको नहीं करना पड़ेगा. टॉपर का नाम सर्च करा, उसके मार्क्स देखे, हाँ भाई बहुत अच्छे मार्क्स है, इट मींस इसने जो पेपर, प्रैक्टिस पेपर किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, या इसने खुद से जो पेपर्स लिखे होंगे, ठीक है, अगर हम उन पेपर्स की पीडीएफ को अगर स्टडी कर ले तो हम इन मार्क्स का राज जान सकते हैं. ठीक है, और यही करना है कि हमको जितने भी टॉपर्स हैं, जिन भी लोगों ने बुक्स लिखी हैं, जिनके आइडियाज ग्रेट की कैटेगरी में काउंट होते हैं, इट मींस दे हैव समथिंग डिफरेंट देन द नॉर्मल पीपल. उनके आइडियाज डिफरेंट है, उनके थॉट्स डिफरेंट है, उनके वर्ड्स डिफरेंट है, दे आर यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स. दे हैव, जो भी लिखता है, दे हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट. क्या है उनके पास? क्लैरिटी ऑफ थॉट है. तो उसको कॉपी करो ना, मिमिक देम, मंकी बन जाओ थोड़े टाइम के लिए, कि वो उनका आंसर शीट है, देखो यार ये बड़े बढ़िया पॉइंट लिख रखा है, उठा के अपने पास रख लिया. तुम्हारा क्या लगा, एक सेकंड भी नहीं लगी उस पर्टिकुलर चीज में. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग आइडियाज एंड थॉट्स, नो वन टॉक्स अबाउट इट. ठीक है, दिस इज हाउ पीपल प्रिपेयर. दिस इज व्हाट sources and the book list was. This is one of the videos of the orientation session, which is the Ranniti 2025 and 2026. तीन चीजों पे ध्यान देना है. My summary of everything that I have told you till now. तीन चीजों पे ध्यान देना है. ओरिएंटेशन सेशन है, मुझे तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी. कोई अगर नहीं बताता है, they are doing injustice with you. Aspirants must know कि उसकी जो बॉडी है, उसकी जो बॉडी है, योर फिजिकल टेंजिबल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अंदर प्रेजेंट हर ऑर्गन इंपॉर्टेंट है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ. अब हेल्थ अपनी कैसे ठीक रखनी है वो तुम बेहतर जानते हो. आई एम नॉट गोइंग टू लेक्चर यू अबाउट this should be your diet, this is this protein that you have to eat, you have to drink milk and you do whatever you want to do. Just make sure कि हेल्थ खराब ना हो. मेरा बच्चा तो इतना ज्यादा पढ़ता है, उसकी तो हेल्थ कमजोर होनी है. नहीं है कमजोर होनी, जरूरी नहीं है. बॉडी के लिए स्लीप इंपॉर्टेंट है. इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे, मुझे नहीं पता यार तुम लोग 7-8 घंटे कैसे सो लेते हो. कैसे सो लेते हो?
10-12 घंटे पढ़ाई भी तो की है, माइंड सेटल होगा नहीं होगा? हाँ, सोना पड़ेगा। माइंड में चीजें सेटल डाउन होंगी, न्यू न्यूरॉन्स वर्क होंगे, न्यू पाथवेज बनेंगे, पता नहीं कितनी चीजें जो मैं तुम्हें बता सकता हूं व्हाट स्लीप कैन डू। अ स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग। भाई 2-3 दिन के लिए पानी ना पियो ना तो चल जाता है। स्लीप छोड़ के देखो एक बार। whosoever is telling you 4-5 घंटे सो, बाद में देखते हैं। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को ऐसे समय से शुरू करो, ऐसे टाइम से अपनी चीजों को देखो। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते तो कई बार करना पड़ जाता है, बट इट शुड नॉट बिकम अ हैबिट। हैबिट नहीं बननी चाहिए कि तुम सिर्फ 3-4 घंटे सो रहे हो। वेल मेंटेन्ड 7 घंटे के आराम से स्लीप लो, 6 घंटे सो, 7 घंटे सो, 8 घंटे सो, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ईटिंग। ईटिंग इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, स्लीप इंपॉर्टेंट है। डो नॉट मिस देम। आई एम ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स ए कॉन्सेप्ट। वेट करो, एक सेकेंड के लिए वेट करो। सेकेंड थिंग इज दिस पर्टिकुलर कार्टून। कौन है कार्टून? ये है हमारा ब्रेन। ठीक है, बॉडी से डिफरेंट ट्रीट कर रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि सारे के सारे जितने तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं वो सब यहां पर रजिस्टर्ड होने वाले हैं। उल्टे सीधे जो तुम्हारे रेड में कर देते हैं, अच्छा सा इफेक्ट आएगा। जो तुम्हारे दिमाग में जितने भी रोंग ख्याल आएंगे वो सब यहां पर है। इसकी मेंटेनेंस जरूरी है, इसको बेटर फूड की जरूरत है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको मेडिटेशन की जरूरत है टू एन एक्सटेंट। ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड होने वाले हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है, हाँ या ना? जरूरी है इसका ध्यान रखना। बॉडी का तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, बॉडी का ध्यान रखना ही रखना है, अपने ब्रेन का भी ध्यान रखना है। वर्ड देख लो क्या लिखा है, ब्रेन वर्ड लिखा है, ब्रेन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रेन का ध्यान रख लेंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके, और इसका व्हाट अबाउट दिस वन? दिस रिप्रेजेंट्स द माइंड, दिस रिप्रेजेंट्स द ब्रेन, दिस रिप्रेजेंट्स द बॉडी। माइंड इससे डिफरेंट है। योर माइंड सेट, व्हाट यू आर थिंकिंग एट वन पर्टिकुलर मोमेंट। तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट आता है, यार मुझसे होगा या नहीं होगा, रोक उसको, उस थॉट को रोक यार। उस चुप, मसल से ट्रेन हो जाएंगी। इतना नहीं सोचना है। कंट्रोल कौन करेगा? सारथी कौन है? बनो अपने श्री कृष्ण। यहां तो भाई साहब अर्जुन भी तुम हो, श्री कृष्ण भी तुम हो, कौरव भी तुम हो और पांडव भी तुम हो। चक्रव्यूह भी तुम्हारा अपना, भेदना तुम्हारा काम, उससे निकलना तुम्हारा काम। ये सारा चीज तुम ही हो, स्वयं सारी चीजें तुम हो। कंट्रोल ये करेगा हर चीज को। नेगेटिव थॉट आता है, स्टॉप इट देयर एंड देन ओनली, देन एंड देयर ओनली, स्टॉप इट। किसी चीज की तरफ लालच कर रहा है, डिसिप्लिन योरसेल्फ, अपने आप को रास्ते पर लेकर आओ। रूटीन में सुबह नहीं उठा जा रहा, 2 मिनट और सो जाते, अरे भैया कहां सोने चले, कहां सोने चले, एक काम करना है भाई। रूटीन डिसाइड हो गया, जब रूटीन डिसाइड कर रहे थे उस टाइम सोच सकता था ना कि 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन दी क्या? रूटीन में लिखा हुआ है, कहीं पर तुमने ये लिख रखा है 6 AM आई विल वेक अप, ऐसे ऐसे कहीं होंगे ना, वो मिलेंगे तुमको 6 AM वेक कर। यहां पर कहीं पर ऐसा लिखा है भैया 6:30 तक थोड़ा सा और सो लेते हैं, किसी के में ये नहीं लिखा मिलेगा। तो सुबह ऐसा क्या हो जाता है, रात को सोचते हो कि ठीक है सुबह उठना है, सुबह उठ के क्या हो जाता है कि 10 मिनट और सो लेता हूँ, 5 मिनट और सो लेता हूँ, आधा घंटा और सो लेता हूँ, फिर सीधी आंख 11 बजे खोलती हो, भोजन लाओ। ठीक है, ये कंट्रोल करेगा सारी चीजों को, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इन तीनों का तुम्हारा एक प्रकार से एक कनेक्शन बन जाए। दिस इज you, this is you. The connection between the mind, brain and the body is what will take you towards your destination. This is what will make your journey a worthy journey.
मजा जो लाने वाली जो जर्नी होती है ना, वो इन तीनों का काम है। तो यार डेस्टिनेशन के चक्कर में प्लीज अपनी जर्नी मत खराब कर देना, और जर्नी के चक्कर में डेस्टिनेशन मत भूल जाना। इन चीजों को याद रखना। दोबारा है वो आजकल चल रहा है, हियर कम्स द पंच लाइन। जर्नी के चक्कर में डेस्टिनेशन खराब नहीं होनी चाहिए, और डेस्टिनेशन के चक्कर में जर्नी खराब नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इन यूनिसन, एक साथ होने चाहिए। एंड दैट्स व्हाट यू विल बिकम। दिस इज हु यू आर, दिस इज व्हाट यू ड्रीम अबाउट, दिस इज व्हाट योर गोल इज। तो have a dream, believe in your dream. The most important part is to take action and achieve your target. Dream, believe that you can do, take action and achieve your target. This was one of the sessions from the Ranniti 2025-26. इसको पढ़ो अच्छे से, नोट डाउन करो अपनी डायरी में। ओरिएंटेशन रणनीति के सारे सेशंस के बारे में आपकी एक सिंगल डायरी में लिखा होना चाहिए। If you love this session, if you find it useful, share it with your friends. Share it with the aspirants जो आपकी तरह serious हो, ठीक है? And I'll see you in the next one. Till then, keep learning and keep studying and take care. Goodbye.